स्वागत है बच्चों एक बार फिर से आपका आकाश इंस्टीट्यूट के हिंदी चैनल में। आपके एग्जाम्स और नज़दीक आने वाले हैं और आपके एग्जाम की इस तैयारी को और बेहतर और अच्छा बनाने के लिए हम हर बार की तरह इस बार भी एक और नया वीडियो लेकर आए हैं। अब तक आप थ्योरी पढ़ते थे और उसके बाद क्वेश्चंस करते थे। अब हमारी जो प्लानिंग है वो कुछ इस तरह से है कि हम क्वेश्चंस के माध्यम से आपकी थ्योरी को और बेहतर बनाएंगे, आपकी थ्योरी को रिवाइज करवाएंगे, उसे पॉलिश करवाएंगे। और इसी के लिए हम लेकर आए हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज का एक और वीडियो। आज मैं आपके सामने बॉटनी से संबंधित, बॉटनी से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट 45 क्वेश्चंस को यहां पर डिस्कस करने वाला हूं। और ये क्वेश्चंस आपके पूरे सिलेबस यानी कि 11th और 12th दोनों ही सिलेबस को ये पूरी तरह से कवर कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि इन क्वेश्चंस से मिलते जुलते क्वेश्चंस ही आपको आपके आने वाले एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। प्यारे बच्चों, मेरा नाम है पीयूष शर्मा और हम शुरू कर चुके हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज का आज का ये वीडियो। तो पहला जो क्वेश्चन है यहां पर हम उसे पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये एक AR बेस्ड क्वेश्चन है। यहां पर असर्शन दिया गया है इकोसिस्टम्स आर नॉट एक्सटेम्प्ट फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मतलब पारतंत्र ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम से अवमुक्त नहीं है। ठीक है, इसका रीजन दिया गया है बेटा, फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन टू प्रोड्यूसर्स एंड देन टू कंज्यूमर्स इन एन इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल। अर्थात किसी पारतंत्र में सूर्य से उत्पादकों की ओर तथा फिर उपभोक्ता की ओर ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ठीक है, तो अगर हम असर्शन की और रीजन की बात करें तो ये दोनों ही असर्शन और रीजन क्या है, करेक्ट है। कैसे करेक्ट है इसे हम समझते हैं। देखिए, पहला जो स्टेटमेंट है असर्शन में वो है इकोसिस्टम्स आर नॉट एक्सटेम्प्ट फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मतलब ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम से अवमुक्त नहीं है। तो हमें पहले समझना होगा कि ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम कहता क्या है। देखिए, ऊष्मागतिकी का जो दूसरा नियम है ये कहता है कि जब भी आप ऊर्जा का स्थानांतरण करते हैं या ऊर्जा यानी कि एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो ये कभी भी 100% एफिशिएंसी के साथ नहीं होता है। अर्थात कुछ ना कुछ मात्रा जो है ऊर्जा की वो ऊष्मा के रूप में या किसी और रूप में यहां पर क्या है, मुक्त होती है। मतलब इसका क्षति होती है, इसकी हानि होती है। और इस क्षति से, इस हानि से यहां पर क्या होता है, डिसऑर्डरलीनेस, रैंडमनेस अर्थात एंट्रोपी जो है वो बढ़ती है। ये कहता है हमारा ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम। अब इस नियम को हम पारतंत्र के ऊपर यानी कि इकोसिस्टम के ऊपर ला के देखें तो ये पूरी तरह से वैलिड है। कैसे वैलिड है? देखिए, एक इकोसिस्टम भी क्या है, एक खुला तंत्र है जहां पर हम देखते हैं कि सूर्य से यानी कि सन से जो लाइट आती है उसे प्रोड्यूसर्स जो है वो ट्रैप करते हैं और अपने लिए भोजन का निर्माण करते हैं और ये भोजन फिर उपभोक्ताओं के पास जाता है। बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप देखते हैं कि प्रकाश जो आ रहा है, क्या आप मुझे बताइए क्या सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है क्या पादप 100% उसका उपयोग कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। वहां पर भी क्या हो रहा है, कुछ हानि हो रही है। उसके बाद जब उन्होंने भोजन का निर्माण कर दिया और भोजन जो उपभोक्ताओं ने ले लिया है, तो जब पादपों से उपभोक्ताओं की तरफ गया तो वहां पर भी क्या हुआ, कुछ ना कुछ ऊर्जा की या ऊष्मा की हानि हुई है। क्योंकि पादपों ने भी तो क्या किया है, जो उन्होंने भोजन बनाया है उस भोजन में से कुछ मात्रा को अपने लिए ही उपयोग में ले लिया होगा, अपने उपापचयी कार्यों में उपयोग में ले लिया होगा, अपने मेटाबॉलिक फंक्शंस में काम में ले लिया होगा। कुछ मात्रा जो है वो ऊष्मा के रूप में उत्सर्जित हो गई होगी। अर्थात जब एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ऊर्जा का स्थानांतरण हुआ तो कुछ मात्रा में यहां पर क्या है, क्षति हुई, हानि हुई है। और ये क्षति और हानि जो है ये पारतंत्र में मुक्त की गई है और इससे रैंडमनेस या डिसऑर्डरलीनेस बढ़ती है, इससे एंट्रोपी बढ़ती है। इसका मतलब ये जो द्वितीय नियम है ये पूरी तरह से इकोसिस्टम के लिए वैलिड है। इसका मतलब हमारा जो असर्शन है ये क्या है बेटा, ये बिल्कुल ठीक है। अब बात करते हैं दूसरे कथन की और पहले पता करते हैं कि क्या कथन सही है या गलत है। कथन कह रहा है कि फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन टू प्रोड्यूसर एंड देन टू कंज्यूमर इन एन इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल। मतलब ऊर्जा का जो प्रवाह है वो क्या है, एक दिशीय है। आप समझिए इस चीज को, जैसे कि यहां पर हम देख रहे हैं ये है सन और यहां से जो ऊर्जा गई है वो पादपों के पास गई है, करेक्ट। और पादपों से ये गई है किसके पास बेटा, ये गई है उपभोक्ता, जो प्राथमिक उपभोक्ता है यानी कि जो शाकाहारी जीव हैं।
और शाकाहारी के बाद ये गई मांसाहारी के पास। हर बार जब यहां पर एक तरफ से दूसरी तरफ हम देख रहे हैं, एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर की तरफ आप प्रवाह देख रहे हैं, तो कुछ यहां पर ऊर्जा जो है ऊष्मा के रूप में हानि भी हुई होगी। ये सुनो, तो ये जो प्रवाह है ये एक दिशीय है, कभी भी ये रिवर्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये उल्टा जा रहा हो और पादप जो है वापस सूर्य को दे रहा हो, ऐसा हो सकता है कि नहीं होता। यानी कि जो ऊर्जा का प्रवाह है वो एक दिशीय है, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब रीजन जो है, यानी कि जो कथन है, जो कारण है, वो भी कारण क्या है यहां पर ठीक, दोनों ही चीजें ठीक है। परंतु क्या ये जो कारण है ये ऊपर दिए गए असर्शन को यहां पर जस्टिफाई कर रहा है? तो आप इस बात को समझिए, ये दोनों कथन ठीक है, पर क्या एक दिशीय होने की वजह से पारतंत्र ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम को फॉलो करते हैं? मैं जो कह रहा हूं उसको समझिए, क्या एक दिशीय होने की वजह से कोई भी पारतंत्र ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम को फॉलो कर रहा है क्या? नहीं। आ रही ना बात समझ में? इसका मतलब यह है कि ये दोनों चीजें ठीक है, परंतु ये जो कारण है ये कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अर्थात हमारा जो उत्तर यहां पर आने वाला है तो वो आएगा क्या? सेकंड, यानी कि यहां पर ए और आर यानी कि असर्शन और रीजन दोनों ही ठीक है, परंतु यहां पर जो रीजन है वो इस असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, बहुत ही सुंदर प्रश्न है। यस, आइए अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। ये एक मैच द कॉलम टाइप का क्वेश्चन है। ध्यान रखिए, ये जो पैटर्न चल रहा है, AR टाइप क्वेश्चन आना या मैच द कॉलम टाइप आना, ये सेम पैटर्न जो है आपके नीट के एग्जाम में भी फॉलो होता है। क्वेश्चंस का सिलेक्शन इसी प्रकार से किया गया है। काफी रिलेवेंट क्वेश्चन है, NCERT बेस्ड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां से आप अपने पूरे के पूरे सिलेबस को रिवाइज कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन पर देखते हैं। यहां पर कॉलम 1 में कुछ प्रेजेंटेशन के टाइप दे रखे हैं और उनके उदाहरण यहां पर दे रखे हैं कॉलम नंबर 2 में। ठीक है बेटा, हमें यहां पर मैच द कॉलम करना है और सही उत्तर का पता लगाना है। तो स्तंभीय बीजांडन्यास यानी कि एक्सिल प्लेसेंटेशन। एक्सिल प्लेसेंटेशन का मतलब क्या हो गया? जहां पर अपन देखते हैं कि जो ओवरी है उसके केंद्र में, जहां पर बहुअंडपीय एक अवस्था है, जहां केंद्र पर क्या है, कई सारे यहां पर ओव्यूल्स लगे हुए हैं, तो इस तरह के प्लेसेंटेशन को हम क्या कहते हैं? एक्सिल प्लेसेंटेशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि स्तंभीय बीजांडन्यास कहते हैं। स्तंभीय बीजांडन्यास का जो उदाहरण है वो है क्या बेटा? ओक्रा यानी कि भिंडी। आपने भिंडी को देखा होगा, उसके ट्रांसफर सेक्शन को देखा होगा। निश्चित रूप से आपको भिंडी के बीच में बीज दिखाई देते हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि भिंडी जिस ओवरी से डेवलप हुई है उस ओवरी के अंदर भी ओव्यूल्स उसी अवस्था में थे। यानी कि एक्सिल प्लेसेंटेशन के लिए सही उत्तर क्या रहेगा? सेकंड। दूसरा है बेसल प्लेसेंटेशन। बेसल प्लेसेंटेशन का जो सही मिलान है वो क्या है बेटा? व्हीट यानी कि गेहूं। इसी तरह से अगर अपन पैरेटल की बात करें तो पैरेटल देखने को मिलता है हमें कैबेज यानी कि क्रूसीफेरी फैमिली में, और फ्री सेंट्रल जो है उसके उदाहरण में प्रिमरोज एंड डायंथस आता है। तो इस हिसाब से अगर अपन देखें यहां पर तो हमारा ए में आएगा 2, ठीक है बेटा, बी में आएगा 4, सी में आएगा 1 और डी में आएगा 3। ए में आ गया 2, बी में आ गया 4, सी में आ गया 1 और डी में आ गया 3। यानी कि पहला यहां पर सही उत्तर है। एक बार मैं फिर से देख लेता हूं बेटा। ए में 2 है, बिल्कुल ए में 2 है, बी में 4 है, बी में 4 है, ठीक है, सी में 1 है, सी में 1 है एंड डी में 3 है, बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो ये है इसका आंसर। आइए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है प्रश्न 3, इसे देखते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर एसोसिएटेड विद चाइना रोज एक्सेप्ट, अर्थात निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त अन्य सभी विशेषताएं गुड़हल से संबंधित हैं? किसके अतिरिक्त, यानी कि यहां पर हमें एक ऐसा उत्तर ढूंढना है जो गुड़हल से संबंधित नहीं है। गुड़हल यानी कि चाइना रोज, ये है मालवेसी फैमिली का। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए। तो मालवेसी फैमिली का ये है। पहला जो ऑप्शन है वो है भ्रूणपोषी बीज। ठीक है, यानी कि एंडोस्पर्मिक सीड। सामान्यतः एंडोस्पर्मिक सीड जब भी आता है तो हमें लगता है कि भाई एक बीजपत्री पादपों का ये गुण है, उनकी विशेषता है।
रही बात चाइना रोज की, ये तो द्विबीजपत्री है, तो इसमें जो है भ्रूणपोषी नहीं बल्कि अभ्रूणपोषी बीज मिलेगा, ऐसा हमें लगता है। परंतु याद रखिए एनसीईआरटी में सोलेनेसी अपने आप में एक द्विबीजपत्री फैमिली है, डाइकोटिलिडनस फैमिली है, परंतु इसमें भी क्या मिलते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड यानी कि भ्रूणपोषी। यस, उसी प्रकार से मालवेसी फैमिली भी क्या है बेटा, मालवेसी फैमिली भी द्विबीजपत्री है, परंतु इसमें भी क्या मिलेंगे, एंडोस्पर्मिक सीड्स मिलते हैं। एक उदाहरण कैस्टर का है जो कि आपने याद रखा हुआ है ऑलरेडी। यस, तो ये कुछ उदाहरण हैं, याद रखिए एंडोस्पर्मिक सीड वाले हैं। इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा उत्तर नहीं हो सकता, ये तो गुड़हल की विशेषता है। दूसरा ऑप्शन है त्रिज्या सममित पुष्प यानी कि एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर्स वो होते हैं जिन्हें आप किसी अक्ष से काटेंगे तो आपको दो समान भाग देखने को मिलेंगे। तो अगर आप गुड़हल की बात करें तो बिल्कुल ये एक त्रिज्या सममित पुष्प है, ये बात भी सही है। अगला ऑप्शन है ट्विस्टेड एस्टाइवेशन इन कैलिक्स। ट्विस्टेड, अब देखिए यहां पर बच्चे क्या करते हैं, जब हड़बड़ाहट में होते हैं, जल्दीबाजी में होते हैं, तो वो सोचते हैं क्या ट्विस्टेड सही तो है, प्रॉब्लम ही क्या है, चाइना रोज है, ट्विस्टेड मिलता है, बात खत्म। नहीं, बात खत्म नहीं हुई है, अब ध्यान रखिए पूरा पढ़ेंगे तो यहां पर क्या आ रहा है, ट्विस्टेड एस्टाइवेशन इन कैलिक्स, यहां गड़बड़ है। ट्विस्टेड एस्टाइवेशन मिलता है, ये बात करेक्ट है, लेकिन वो कैलिक्स में नहीं मिलता, वो कहां मिलता है, वो मिलता है कोरोला में। कहां पे मिलता है बेटा, कोरोला में। पेटल्स में, सेपल के अरेंजमेंट में नहीं, पेटल्स के अरेंजमेंट में ट्विस्टेड मिलता है। इसका मतलब ये जो ऑप्शन है यहां पर ये गड़बड़ है। एक बार चौथे को भी देख लेते हैं, पेंटाकार्पलरी ओवरी, ये करेक्ट है। इसका मतलब हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, थर्ड। ठीक है बेटा, ये भी एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है, यहां से हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पर देखने को मिल रही है। कैलिक्स जो है, कैलिक्स दे रखा है, अगर कोरोला होता तो ये ऑप्शन सही रहता, अभी ये गलत हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कैरेक्टराइज द स्टेज वेयर, अर्थात सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र का विघटन उस चरण की विशेषता है जिसमें, अब हमें समझना पड़ेगा कि सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र का विघटन होता कब है। जब आप मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की बात करते हैं तो उसके प्रोफेस फर्स्ट में हम देखते हैं तो हमारे पास होता है बेटा क्या, लैप्टोटीन, दूसरा होता है जाइगोटीन, तीसरा है यहां पर उपप्रावस्था पैकिटीन, उसके बाद है बच्चे डिप्लोटीन, और अंत में यहां पर आता है क्या, डाइकाइनेसिस। ठीक है, ये क्रम आपको अच्छे से याद ही होगा। तो जरा देखते हैं हम यहां पर, पहला जो ऑप्शन है वो बोलता है न्यूक्लियोलस गेट्स कंप्लीटली डिसअपियर्ड। देखिए पहले तो हम ये समझते हैं कि जो न्यूक्लियोलस है, केंद्रिका है, पूर्णतः लुप्त हो जाती है। ये पूर्णतः कब लुप्त होती है, क्या सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र का विघटन होता है, क्या उसी चरण में होती है, तो ये गलत बात है। केंद्रिका पूर्णतः लुप्त कब होती है, एकदम अंत में। ये सब प्रोफेज के भाग हैं बेटा, किसके भाग हैं ये, प्रोफेज फर्स्ट के भाग हैं। प्रोफेज के अंत में यानी कि डाइकाइनेसिस जब होगी ना, डाइकाइनेसिस अपने अंत में होगी, तब जाके आप देखेंगे केंद्रिका पूर्णतः लुप्त हो रही होगी। इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा सही नहीं है। दूसरा है कायाज्मेटा को देखा जा सकता है, कायाज्मेटा कैन बी विजुअलाइज्ड। अब आप इस बात को समझिए कि सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र है क्या, जब आप दो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में, ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं और इनके बीच में जब आप क्रॉसिंग ओवर करवाते हैं तो यहां पर पहले क्या बनता है बेटा, यहां पर बनता है सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, और सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स के बनने के बाद ही क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है। और जब क्रॉसिंग ओवर पूरा हो जाता है तब इस सिनेप्टोनीमल जो सम्मिश्र है इसका विघटन प्रारंभ होता है, और ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ये जो समजात गुणसूत्र हैं, वो एक दूसरे से दूर दूर हटते हैं, और जब ये दूर दूर हटते हैं तो ये कुछ बिंदुओं पर जुड़े रह जाते हैं। आप मेरी बात समझ रहे हो, ये ज्यादातर हिस्सों से तो हट जाएंगे लेकिन कुछ बिंदुओं पर क्या हो जाएंगे, ये जुड़े रह, और जिन बिंदुओं पर ये जुड़े रह जाते हैं उसी बिंदु के दोनों ओर हम देखते हैं क्या, यहां पर एक क्रॉस या एक्स के समान संरचना हमें दिखाई देती है। समझ भी गए आप मेरी बात, किसके समान, एक्स या क्रॉस के समान, और उसे आप कहते हैं कायस्माटा। यानी कि जब सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र का विघटन होगा तो कायस्माटा बन सकते हैं या बनते हैं। इसका मतलब दूसरा हमारा उत्तर
अभी तक इन दोनों में से तो दूसरा हो सकता है। जरा तीसरा और चौथा पढ़ लेते हैं। जीन विनिमय होता है। बेटा जीन विनिमय तो पहले हो जाएगा ना, उसके बाद इसका विघटन होगा। जीन विनिमय तो पहले हो जाएगा। क्लियर? तो इसका मतलब हमारा उत्तर थर्ड भी नहीं हो सकता, क्योंकि जीन विनिमय कहां होता है? पैकेटीन में। और सिनेप्टोनीमल सम्मिश्र का विघटन कब होता है? डिप्लोटीन में। तो जीन का विनिमय होना तो पैकेटीन की विशेषता है। और चौथा है कि यहां पे चतुष्क का निर्माण, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड। टेट्राड कब बनता है? टेट्राड बनता है बेटा कब? ज़ाइगोटीन में। जब ये आपस में जुड़ते हैं एक दूसरे से, तब पहली बार यहां पे बाइवेलेंट यानी कि टेट्राड जो है वो बनते हैं। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें तो जो सबसे बेस्ट आंसर है वो है इसका क्या? आंसर नंबर सेकंड। और ये भी एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इस एक क्वेश्चन से आपने पूरा का पूरा प्रोफेज फर्स्ट जो है रिवाइज कर लिया। समझ गए? आइए अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू ज़ेंथोफिल्स? अर्थात ज़ेंथोफिल के संदर्भ में गलत विकल्प का चयन कीजिए। देखिए ज़ेंथोफिल जो है ये मुख्य वर्णक नहीं है, ये सहायक वर्णकों में से आता है। कैरोटीनॉइड्स आपने पढ़े हैं, ज़ेंथोफिल्स है, ये उन्हीं कैटेगरी से संबंधित एक दूसरा यहां पर क्या है? वर्णक है। ये मुख्य क्लोरोफिल नहीं है, ये आपको पता है। हमें मालूम है कि जब भी आप फोटो पिगमेंट सिस्टम की बात करते हैं तो ये दो चीजों से मिलकर बनता है। पहला बनता है रिएक्शन सेंटर और दूसरा होता है लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। रिएक्शन सेंटर जो है वो है क्या? क्लोरोफिल ए का अणु, जबकि ये जो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स है ये है सहायक वर्णक। क्या है बेटा? सहायक वर्णकों का समूह। इस सहायक वर्णकों का समूह है और इन सहायक वर्णकों में ही कौन आते हैं? ये सारे के सारे आ जाते हैं। कैरोटीनॉइड है, ज़ेंथोफिल्स है, एक्सेट्रा, ये सब इसमें आते हैं। समझ गए आप? तो ज़ेंथोफिल है किससे संबंधित? इससे संबंधित। ये बात हम पहले ही इससे पढ़ के पता कर लें। अब पढ़ते हैं हम अपने ऑप्शंस को। यह प्रकाश को अवशोषित कर सकता है और ऊर्जा को क्लोरोफिल ए में स्थानांतरित करता है। बिल्कुल सही बात है। LHC का काम ही यही है, भिन्न भिन्न तरंगदैर्ध्यों के प्रकाश को अवशोषित करना और उसे सुनियोजित करने के बाद उसे कहां पर? क्लोरोफिल ए पर स्थानांतरित करना, यही इनका कार्य होता है। इसका मतलब हमारा पहला जो कथन है वो तो एक सही कथन है, जबकि हमें चुनना क्या है? गलत। समझ गए? दूसरा, यह एक व्यापक परास्की तरंगदैर्ध्य वाले आपतित प्रकाश के उपयोग संभव करता है। इट enables a wider range of wavelengths of incoming light to be utilized। ये भी क्या है? सही है। अलग अलग प्रकार के तरंगदैर्ध्यों का अवशोषण करवाता है। ये बात भी हमारा क्या है? कथन सही है। यह क्रोमेटोग्राम में पीला हरा रंग प्रदान करता है। देखिए ज़ेंथोफिल जो है, ज़ेंथोफिल पीला हरा रंग प्रदान नहीं करते। पीला हरा रंग जो है ये संबंधित है किससे? क्लोरोफिल से। किससे संबंधित है ये? क्लोरोफिल से संबंधित है पीला हरा रंग। ज़ेंथोफिल की बात करते हैं तो ये है बेटा पीला रंग। कैसा रंग? पीला। तो अभी तक के 3 ऑप्शन में ये गलत लग रहा है। चौथा और पढ़ते हैं और अपने ऑप्शन को कंफर्म करते हैं। चौथा बोल रहा है क्या? यह क्लोरोफिल ए को प्रकाश ऑक्सीकरण से बचाता है। यह भी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का एक दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। क्लोरोफिल ए जो कि हमारा रिएक्शन सेंटर है उसके प्रकाश ऑक्सीकरण को, उसको प्रकाश ऑक्सीकरण से बचाना, ये भी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का ही काम होता है। इसका मतलब ये ऑप्शन भी ठीक है, हमें चुनना है गलत। तो इस हिसाब से हमारा उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6। द मोबाइल कैरियर फॉर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन कॉम्प्लेक्स 3 and 4 इज, मतलब कॉम्प्लेक्स 3 और 4 के बीच, देखो कॉम्प्लेक्स 3 और 4 की बात हो रही है, वहीं ये दो शब्द पढ़ते ही समझ में आ गया कि ये ETS की बात कर रहे हैं, ये पादपों में श्वसन की बात कर रहे हैं चैप्टर की। 3 और 4 के बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के लिए गतिशील वाहक, गतिशील वाहक 2 हैं। पहला तो क्या है? UQ, जैसे आप यूबिक्विनोन कहते हैं, ये एक गतिशील वाहक होता है। और दूसरा होता है साइटोक्रोम C, ये भी एक गतिशील वाहक है। 2 ही गतिशील वाहक है, UQ और साइटोक्रोम C। इसे UQ को यूबिक्विनोन कह रहे हैं, साइटोक्रोम C है ही। अब आप
पहचान चुके हैं किसके बारे में बात कर रहा है, 3 और 4 के बीच। तो 3 और 4 की बात करें तो ये एक्चुअली बात कर रहा है किसकी, साइटोक्रोम सी की। साइटोक्रोम सी है जो 3 और 4 के बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी है। अब बात करते हैं इसके ऑप्शंस की। आंतरिक झिल्ली के भीतर स्थित एक छोटा लिपिड अणु है, अ स्मॉल लिपिड मॉलिक्यूल लोकेटेड विद इन द इनर मेम्ब्रेन। बात कर रहे हैं लिपिड मॉलिक्यूल की। लिपिड मॉलिक्यूल क्या है भाई, यूक्यू एक लिपिड मॉलिक्यूल है, साइटोक्रोम सी लिपिड मॉलिक्यूल नहीं है। साइटोक्रोम सी प्रोटीन मॉलिक्यूल है, लिपिड मॉलिक्यूल तो यूक्यू है। इसका मतलब पहला ऑप्शन हो गया गलत। दूसरा दे रखा है कैपेबल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग NADPH। ये NADPH का ऑक्सीडेशन करने का काम किसका है, कॉम्प्लेक्स 1 का है। ये कोई साइटोक्रोम सी का काम नहीं है। इसका मतलब दूसरा ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत। तीसरा ऑप्शन है कंपोज्ड ऑफ FMN एंड 2 कॉपर सेंटर्स। FMN और 2 कॉपर केंद्रों से बना है। ध्यान रखिए FMN ये कॉम्प्लेक्स 1 के अंदर मिलता है और 2 कॉपर सेंटर ये कॉम्प्लेक्स 4 के अंदर मिलते हैं। समझ गए ना, कॉपर सेंटर बेटा कॉम्प्लेक्स 4 में मिलता। तो कॉम्प्लेक्स 4 बना हुआ है किसका, साइटोक्रोम ए, 2 कॉपर सेंटर और साइटोक्रोम A3 का, साइटोक्रोम A3 का। इसका मतलब ये भी ऑप्शन क्या हो गया हमारे लिए, गलत हो गया। अब आता है ऑप्शन नंबर 4, आंतरिक झिल्ली की बाहरी सतह से जुड़ा एक छोटा प्रोटीन है, अ स्मॉल प्रोटीन अटैच्ड टू द आउटर सरफेस ऑफ द इनर मेम्ब्रेन। और यही हमारा उत्तर है बेटा, क्योंकि इससे पहले वाले ऑप्शंस जो है वो साइटोक्रोम सी के लिए मान्य नहीं है, वो गलत है। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, अ सिग्मोइड कर्व, यानी कि एक सिग्मोइड वक्र। अर्थात ये जो क्वेश्चन है ये यहां पर दे रखा है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर से, ठीक है। सिग्मोइड कर्व की बात करें तो सिग्मोइड कर्व जैसे ही नाम आता है तो हम देखते हैं एक इस प्रकार का कर्व, इसे आप सिग्मोइड कर्व कहते हैं, करेक्ट। वृद्धि वाला जो चैप्टर है, पादपों में वृद्धि वाला चैप्टर, उसके अंदर आपने सिग्मोइड कर्व को देखा और पढ़ा है, ठीक है बेटा। अगर आप एक सिग्मोइड कर्व की बात करें तो सिग्मोइड कर्व के 3 भाग हैं। पहला होता है क्या बेटा, लैग फेज, जो कि स्लो ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है, स्लो ग्रोथ को, धीमी वृद्धि को। उसके बाद जो है ये जो फेज इतना रहता है यहां पर, इसे कहते हैं लॉग, यानी कि रैपिड ग्रोथ का जो फेज है। और अंत में ये जो आता है इसको बोलते हैं क्या, स्टेडी या स्टेशनरी फेज। तो ये 3 भाग होते हैं इस वक्र के, इस कर्व के। अब हम पढ़ते हैं अपने ऑप्शंस को कि ऑप्शन क्या कहते हैं। ये कहता है कि लैग्स स्टेशनरी फेज, ये बोल रहा है कि सिग्मोइड वक्र में ये स्टेशनरी फेज नहीं होता। तो ये तो पहला ऑप्शन तो गलत ही हो गया बेटा, ठीक है। दूसरा बोल रहा है क्या कि एक सिग्मोइड वक्र तब देखा जाता है जब पोषक तत्व असीमित होते हैं। याद रखिए, जब पोषक तत्व असीमित होंगे तो हमें सिग्मोइड नहीं मिलेगा बल्कि एक सीधी रेखा मिलेगी। समझ गए आप, हमें कर्व कैसा मिलेगा जब असीमित होगा, तब ऐसे बढ़ता जाएगा, ये जाके सिग्मोइड नहीं होगा बल्कि ये सीधे चला जाएगा, जे शेप जिसको कहते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं है, हम तो सिग्मोइड कर्व की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। एक सिग्मोइड वक्र को समीकरण LT बराबर L0 प्लस RT द्वारा दर्शाया जा सकता है, ये भी क्या हो गया, गलत, क्योंकि ये सिग्मोइड वक्र का समीकरण नहीं है, ये समीकरण है इस प्रकार के कर्व के लिए, वृद्धि के लिए। जो सिग्मोइड वाला है उसके लिए समीकरण क्या होता है, उसके लिए समीकरण होता है WT बराबर W0 e की पावर RT, इस तरह से। अब आते हैं हम अपने ऑप्शन नंबर 4 पर। प्राकृतिक वातावरण में पनपने वाले जीवित जीवों की एक विशेषता है और यही हमारा सही उत्तर है। सिग्मोइड कर्व इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग इन नेचुरल एनवायरनमेंट। जो नेचुरल एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिज्म ग्रो होते हैं उनका ये कैरेक्टरिस्टिक है, इस तरह का कर्व वो फॉलो करते हैं अपने ग्रोथ में। अगेन एक अच्छा क्वेश्चन है ये। आइए अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कहता है, अगेन ये एक कथन और कारण वाला प्रकार का एक प्रश्न है। ये कहता है कि अनुलेखन तथा स्थानांतरण जीवाणु में साथ साथ संपन्न हो सकता है। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन
बेटा ट्रांसलेशन लिखा हुआ है, स्थानांतरण नहीं, यहां पर होगा बेटा क्या, अनुवादन, है ना, अनुवादन। जब याद रखेंगे, देखो इससे एक हमें एक अच्छी सीख मिलती है कि जब भी आप इस तरह का पेपर देखते हैं जो इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, बाइलिंगुअल है, तो याद रखिए ऐसी जगहों पर, ऐसी केसेस में इंग्लिश वाले जो पार्ट रहता है उसी को वैलिड माना जाता है, ठीक है। तो इंग्लिश वाले में लिखा है ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, यानी कि अनुलेखन और अनुवादन, स्थानांतरण नहीं है, ठीक है। जीवाणु में साथ साथ संपन्न हो सकता है, ये दोनों एक साथ हो सकते हैं, ऐसा देखा है। अब आप इस बात को समझिए कि ट्रांसक्रिप्शन का एक्चुअल प्लेस क्या है एंड ट्रांसलेशन का एक्चुअल प्लेस क्या है इन यूकैरियोटिक सेल्स, राइट, इन यूकैरियोटिक सेल्स। जब आप एक यूकैरियोटिक सेल को देखते हैं, मैं यहां बना रहा हूं, तो जब ये है सेल, ये है उसका न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, और यहां पर डीएनए है, और जब डीएनए का हम देखते हैं कि बेटा ट्रांसक्रिप्शन होता है तो उससे बनता है एमआरएनए, राइट। ये डीएनए है, ये जो काम है अनुलेखन का ये कहां हो रहा है, केंद्रक में हो रहा है। फिर ये बना हुआ जो एमआरएनए है ये आएगा बाहर, और बाहर आने के बाद होगा क्या, इसका अनुवादन, यानी कि अनुलेखन का जो स्थान है, मैं यूकैरियोटिक की बात कर रहा हूं, अनुलेखन का जो स्थान है वो केंद्रक है, और अनुवादन का जो स्थान है वो कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्म है। लेकिन ये बात कर रहे हैं किसकी, जीवाणु की। जीवाणु कहा जाए मतलब प्रोकैरियोटिक। अब आप समझ जाइए कि प्रोकैरियोटिक में तो न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक तो होता ही नहीं, उसका तो अभाव है। इसका मतलब ये जो अनुलेखन की प्रक्रिया है और ये जो अनुवादन की प्रक्रिया है, ये दोनों प्रक्रियाएं कहां चल रही हैं, कोशिका द्रव्य में यानी कि साइटोप्लाज्म में ही चल रही हैं। तो जब इनके होने का स्थान ही एक है तो ऐसा हो सकता है कि ये साथ साथ संपन्न हो रहे हो। या सुनो भाई, जब बनकर यहां बने और फिर उसके बाद बाहर जाए तो हमें समझ में आता है कि ये अलग अलग ही होंगे। लेकिन जब इनके दोनों प्रक्रियाओं के होने का स्थान समान है तो काफी संभावनाएं है कि ये एक साथ संपन्न हो सकते हैं। तो कथन जो है ये तो हमें सही लग रहा है कि हाँ भाई बिल्कुल ठीक बात है, अनुलेखन अनुवादन साथ साथ संपन्न हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरा यहां पे कह रहा है क्या कि जीवाणु में एमआरएनए को संसाधन की आवश्यकता नहीं होती है और अनुलेखन तथा स्थानांतरण साइटोसोल में होता है। In bacteria, mRNA does not need processing and transcription and translation take place in cytosol. तो ये चीज भी क्या है यहां पर बिल्कुल सही कथन है। इसका मतलब ये और ये दोनों ही कथन और कारण सही है, और साथ ही साथ ये जो कारण है ये कथन का सही स्पष्टीकरण भी है। अर्थात हमारा जो उत्तर होगा वो होगा क्या, बोथ स्टेटमेंट A and R आर करेक्ट एंड ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द A। थर्ड आंसर आएगा बेटा, ठीक है। आइए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, जहां पर हमसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। स्टेटमेंट क्या है, एक्साइन ऑफ द पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, यानी कि जो परागकण है उनका जो बाह्य चोल है वो स्पोरोपोलेनिन से बना है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन हमें गलत कथन चुनना है, याद रखेंगे। कई प्रजातियों के परागकण गंभीर एलर्जी का कारण बनते हैं, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। हमने देखा है हे फीवर जो है वो परागकण से होने वाला ही एक एलर्जी के प्रकार का बुखार है, ये उसी से होता है। तीसरा यहां पर ऑप्शन है, चावल और गेहूं के परागकण निकलने के 30 मिनट के भीतर अपनी जीवन क्षमता खो देते हैं। Pollen grains of rice and wheat lose viability within 30 minutes of their release. अगेन ये भी एक करेक्ट स्टेटमेंट है। अब हम पढ़ते हैं अपना चौथा स्टेटमेंट, इन मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म पॉलन्स आर शेड एट 3 सेल्ड स्टेज। जो पॉलन है वो 3 शेड स्टेज में, ज्यादातर एंजियोस्पर्म में 3 सेल्ड स्टेज में शेड ऑफ होते हैं। तो देखिए बेटा ये जो है स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट है। अगर आप एनसीईआरटी की माने तो वहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि 60% से जो एंजियोस्पर्म है 60%, उनके अंदर जो परागकण या पॉलन्स रिलीज होते हैं वो 2 सेल्ड स्टेज में रिलीज होते हैं, 2 सेल्ड स्टेज में, जबकि ये कह रहे हैं 3 सेल्ड स्टेज में। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। तो अपना जो उत्तर आएगा वो आएगा उत्तर 4, ठीक है। आइए अब हम बढ़ते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 बोलता है कि आइडेंटिफाई द स्टेजेस ऑफ सेल साइकिल बेस्ड ऑन द इवेंट्स गिवन बिलो। कुछ इवेंट्स दिए गए हैं और इवेंट्स के आधार पर हमें पता लगाना है कि जो इवेंट्स हैं ये किस फेज में होते हैं।
नीचे दी गई घटनाओं के आधार पर कोशिका चक्र के चरणों की पहचान कीजिए। अब देखिए घटना क्या दे रखी है, न्यूक्लियोटाइड्स, एटीपी, अमाइनो अम्ल, आरएनए का संश्लेषण इत्यादि, ये सब चीजें दे रखी है कि इन सब चीजों का संश्लेषण कहां होता है। ठीक है, दूसरा दे रखा है कोशिका अपने डीएनए की मात्रा को दोगुनी करती है, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन की बात हो रही है। ओके, तीसरा देखा है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का द्विगुणन होता है। तो आप बात को समझिए कि डीएनए की जो मात्रा है दुगनी होती है, इसे पढ़ते ही तो आप बिना कंफ्यूजन के बोल सकते हो कि सर ये तो हो गई एस फेज, करेक्ट। अब क्योंकि एस फेज में डीएनए बनाएंगे तो उस डीएनए को बनाने के लिए जो न्यूक्लियोटाइड हमें चाहिए वो तो एस फेज से पहले बनाने पड़ेंगे, करेक्ट। समझ गए मेरी बात? भाई ऐसा तो है नहीं कि डीएनए बना लेंगे बाद में न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे, गलत बात होगी। अगर आपको डीएनए का संश्लेषण करना है तो डीएनए के संश्लेषण को करने के लिए जो न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए उन न्यूक्लियोटाइड्स का संश्लेषण तो आपको डीएनए के संश्लेषण से पहले ही करना पड़ेगा। इसका मतलब जो ऊपर दे रखा है न्यूक्लियोटाइड, एटीपी, अमाइनो अम्ल, आरएनए इत्यादि जो है यहां पर पहले बनेंगे, अर्थात ये बनेंगे जीवन फेज में। तो स्टेटमेंट ए जो है वो जीवन फेज हमने पहचान लिया, स्टेटमेंट बी जो है वो हमने एस फेज पहचान लिया। अब आती है बात स्टेटमेंट सी की, जो बोल रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट का द्विगुणन। याद रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ये जो दोनों ही ऑर्गेनेलीज हैं, जो कोशिकांग हैं, इन कोशिकाओं की विशेष बात यह है कि ये खुद से ही द्विगुणन द्वारा अपना निर्माण कर सकते हैं, विखंडन से। एक अपने आप में माइटोकॉन्ड्रिया 2 में परिवर्तित हो जाता है, क्लोरोप्लास्ट 2 में। तो जब ये खुद से ही ये काम कर सकते हैं तो इसका मतलब सेल इनके द्विगुणन को करवाने के लिए बहुत ज्यादा इंटरफेयर करने वाली नहीं, खुद ही अपने आप को बना सकते हैं। ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली होता है। तो ये जो कार्य होता है ये बाकी कार्यों के बाद होता है। इसका मतलब ये जो काम होगा ये कब होगा? एस फेज के बाद। तो हमारा पहला हो जाएगा G1, दूसरा हो जाएगा एस, तीसरा हो जाएगा सी। तो इस हिसाब से अगर अपन यहां पर देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो है सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11, यह कहा जा रहा है कि यूकैरियोटिक कशाब और पक्षमाभ दोनों एक दूसरे के समान हैं, क्योंकि दोनों में, यानी कि दोनों में क्या समानता है वो हमें यहां पर आइडेंटिफाई करनी है। यूकैरियोटिक फ्लैजिला एंड सीलिया आर सिमिलर टू ईच अदर एज बोथ। फ्लैजिला और सीलिया की जब भी बात आती है तो आप याद रखिए फ्लैजिला और सीलिया दोनों ही क्या फॉलो करते हैं बेटा? 9+2, क्या बेटा? 9+2 अरेंजमेंट को ये फॉलो करते हैं। ये बात सही है, ठीक है। अगर आप इसके ट्रांसफर सेक्शन को देखते हो तो यहां पर आपको 9 जो है यहां पर माइक्रोट्यूब्यूल्स के डायमर्स देखने को इस तरह से मिलते हैं, द्विक जिसको बोलते हैं, और ये 9 होते हैं जो परिधीय होते हैं। देखिए मैंने 5 बना दिए, ये वो क्या 6, 7, 8 और ये 9, करेक्ट। और ये ए बी लिंकर द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ये बात भी आपको पता है। केंद्र में 2 यहां पर अलग अलग और सेंट्रल शीट से घिरे हुए, और यहां पर कुछ रेडियल स्पोक से जुड़ा हुआ, ये ऐसे रहता है। ये एक रफ डायग्राम है, इसके आधार पर आप समझ सकते हैं कि ये 9+2 व्यवस्था है। बाहर यहां पर हमें झिल्ली देखने को मिल रही है, यानी कि ये झिल्ली से परिबद्ध है, ये भी हमें देखने को मिल रहा है, और 9+2 की यहां पर अवस्था है। अब हम पढ़ते हैं अपने ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं या कौन कौन सी चीजें दे रखी हैं, उसके आधार पर हम ऑप्शन चुन लेंगे। सूक्ष्म नलिकाओं का 9+2 संगठन होता है, बिल्कुल ठीक है। झिल्ली युक्त होते हैं, बिल्कुल ठीक है। दोनों गति में सहायता करते हैं, बिल्कुल ठीक है। केंद्र में कोई सूक्ष्म नलिका नहीं होती है जिससे इसकी संरचना बैलगाड़ी के पहिए जैसी दिखती है या होती है। गिव कार्ट व्हील अपीयरेंस विद नो माइक्रोट्यूबुल इन द सेंटर, पूरी तरह से गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि सीलिया और फ्लैजिला दोनों के अंदर सेंटर में एक नहीं बल्कि 2 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। हाँ या ना? यस। इसका मतलब भाई 9+2 अरेंजमेंट है ना, इसका मतलब केंद्र में भी है। ये जो सेंटर में नहीं होने वाली बात है ये कब होती है? जब 9+0 अरेंजमेंट होता है, और वो कहां मिलता है? वो मिलता है हमें सेंट्रियोल में। कहां पर बेटा? सेंट्रियोल में। सेंट्रियोल के अंदर हमें कार्ट व्हील संरचना देखने को मिलती है, बैलगाड़ी के पहिए के समान संरचना देखने को मिलती है। इसका मतलब स्टेटमेंट डी जो है वो एक गलत स्टेटमेंट है, यानी कि 3 स्टेटमेंट सही है और ये चौथा वाला गलत है। उत्तर आएगा हमारा
ऑप्शन नंबर 4 केवल ए, बी और सी अर्थात डी नहीं है। ठीक है बेटा, अच्छा प्रश्न है ये भी। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, और यहां पर हमें दे रखे हैं, यहां पर कुछ चीजें दे रखी हैं, कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं और इसमें से गलत जो है वो हमें चुनना है। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं, रीड द फॉलोइंग एंड चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैं, इनको पढ़िए और गलत को बताइए। रेड एल्गी शो oogamous रिप्रोडक्शन विद कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट। जो लाल शैवाल है जटिल पश्च निषेचन विकास के साथ विषम युग्म की प्रजनन को दर्शाते हैं। एनसीईआरटी का सीधा स्टेटमेंट यहां लिख दिया गया है। याद रखिए, ये जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट है ये सिलेबस में नहीं दे रखा है। अगर आप समझें कि भाई पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट कैसे कॉम्प्लेक्स है, क्या होता है उसमें, इतना सब कुछ हमारे सिलेबस में नहीं है, बस स्टेटमेंट है। याद रखेंगे ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है ना। दूसरा बोल रहे हैं कि फ्यूनेरिया हैज मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच्ड राइजोइड्स। अगेन ये भी क्या है बेटा, एक सही स्टेटमेंट है। फ्यूनेरिया हैज मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच्ड राइजोइड्स करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है बच्चे, फिर आती है बात क्या, सिकोया इज द स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म। ओहो, देखिए यहां पर क्या कर दिया है, सिकोया लिख दिया है। आपको मालूम है सिकोया, मेटासिकोया ये बड़े जिम्नोस्पर्म है, ये छोटे जिम्नोस्पर्म नहीं है। स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म की जब बात आती है तब आता है बेटा क्या, जिम्निया पिग्मिया। यस, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, गलत स्टेटमेंट। ठीक है, अगला लिखा है कस्कुटा इज अ पैरासिटिक फ्लावरिंग प्लांट, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इन चारों में से अपन देखें तो ये जो तीसरा है वो हमारा सही उत्तर आएगा, यही गलत है। सिकोया दे रखा है, जबकि सिकोया सबसे छोटा अनावृत बीजी नहीं है। ठीक है, जिमिया पिग्मिया होता है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। वायरॉइड्स डिफर फ्रॉम वायरसेस एज द फॉर्मर। जो वायरॉइड्स हैं वो वायरस से भिन्न है, विषाणुओं से भिन्न है, क्योंकि वायरॉइड में क्या है, देखिए में आनुवंशिक पदार्थ होता है, भाई वो तो दोनों में ही होता है, इसमें कौन सी खास बात है, वो तो वायरस में भी आनुवंशिक पदार्थ। ठीक है, में कैप्सिड होता है, परजीवी होते हैं और प्रोटीन आवरण से रहित होते हैं। अब ध्यान से समझिए बेटा, कैप्सिड जो है वो वायरस में मिलता है, वायरॉइड्स में नहीं मिलता। वायरॉइड्स जो है ये क्या है, ये नेकेड आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं। आप मेरी बात समझ गए, तो इनके ऊपर कैप्सिड्स नहीं मिलते। पैरासिटिक है, बिल्कुल है। आर डिवॉइड ऑफ प्रोटीन कोट, अपना उत्तर आएगा, उत्तर चौथा ऑप्शन सही उत्तर है। इनके ऊपर कोई भी प्रोटीन आवरण नहीं है, दे आर डिवॉइड ऑफ प्रोटीन कोट। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जहां पर हमारे पास अगेन एक क्वेश्चन जिस तरह से दे रखा है, हमें पेयर को मैच करना है। देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। माइक्रोफिलस सिलेजिन, अच्छा ये माइक्रोफिलस टेरिडोफाइट की बात कर रहे हैं, यानी कि लघुपर्णी टेरिडोफाइट जो है सिलेजिनेला है, बिल्कुल होता है, करेक्ट, पहला तो बिल्कुल सही है। असुमिलित युग्म का चयन करना है, मतलब जो मैच नहीं करना वो हमें ढूंढना है इसमें। फिर है मैक्रोफिलस, यानी कि ऐसे जिनके बृहद पर्ण है, बड़े पर्ण है, तो वह फर्न, यानी कि ये भी एकदम सही है। तीसरा है पर्णिल अवस्था उपस्थित फ्यूनेरिया में, यानी कि लीफी स्टेज प्रेजेंट फ्यूनेरिया में, करेक्ट। फ्यूनेरिया मतलब क्या हो गया बेटा, फ्यूनेरिया मतलब हो गया ब्रायोफाइट, और उसके अंदर भी क्या हो गया बेटा, मॉसिस के अंदर आता है, यानी कि ब्रायोप्सिडा, राइट। इसका मतलब यहां पर लीफी अवस्था यानी कि पर्णिल अवस्था उपस्थित होती है, ये भी ठीक है। अब आता है वेल डेवलप्ड वेस्कुलर टिश्यू, अच्छी तरह से विकसित संवहनी ऊतक किसमें, मार्केंशिया में। देखिए पूरी तरह से गलत बात है। मार्केंशिया क्या हो गया, आपको मालूम है, मार्केंशिया हो गया बेटा ब्रायोफाइट, और ब्रायोफाइट के अंदर भी कौन सा है बेटा, ये है लिवरवर्ट। ठीक है, जो हेपेटिकोप्सिडा में आता है। हमें मालूम है कि जो सबसे पहले संवहनी ऊतक बने हैं इनका विकास कहां हुआ है, टेरिडोफाइट से हुआ है। ठीक है, और वो भी क्या है, सिर्फ ठीक ठाक टाइप के हैं, काम चलाऊ प्रकार के, बहुत अच्छे या बहुत ज्यादा विकसित नहीं है। जबकि ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, अच्छी तरह से विकसित। अरे भैया काहे बात की अच्छी तरह से विकसित, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। ओके, तो 14 का हो जाएगा अपना उत्तर, चौथा हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ आंसर हो जाएगा, यही असुमिलित है, यही क्या है, इनकरेक्टली मैच कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ते हैं। दिए गए पादपों में से कितने पादपों में एक व्यास सममित पुष्प होते हैं।
हाउ मेनी ऑफ द गिवन प्लांट्स हैव ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स? ज़ाइगोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है? ऐसे फ्लावर्स जिनको आप किसी भी एक ही आपके पास वर्टिकल एक्सेस होता है, जिससे कट करने पर आपको इक्वल पार्ट्स देखने को मिलते हैं। इस तरह से आप इसे कहीं और से काटेंगे, दो इक्वल पार्ट देखने को नहीं मिलेंगे। इसे बोलते हैं आप क्या? एक व्यास सममित, यानी कि ज़ाइगोमॉर्फिक। क्या बोलते हैं इसको? ज़ाइगोमॉर्फिक बोलते हैं। सरसों क्रूसीफेरी गलत, धतूरा सोलेनेसी गलत, मिर्च सोलेनेसी गलत, गुलमोहर सही है, फेबेसी फैमिली, सैम सही है, फेबेसी फैमिली। ठीक है, ये दोनों ही अपने सही है, यानी कि गुलमोहर एंड बीन। उत्तर आएगा हमारा क्या? 2। कितना आएगा? 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। सेलेक्ट द ऑड वन। ऑड वन आउट सेलेक्ट करना है विद रेस्पेक्ट टू द सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। हनी बी के अंदर जो लिंग निर्धारण है, मधुमक्खी में जो लिंग निर्धारण है, उसके संदर्भ में विषम का चयन कीजिए, यानी कि गलत कथन का चयन करना है। समझते हैं मधुमक्खी में लिंग निर्धारण कैसे होता है। देखिए, मधुमक्खी का जो लिंग निर्धारण है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक प्रकार का है, अर्थात मधुमक्खी के अंदर जो फीमेल हैं वो होती हैं 2n, मेल है वो होता है n। ठीक है, इसका मतलब मधुमक्खी जो फीमेल मधुमक्खी है ये अर्धसूत्री विभाजन करेगी, यानी कि मियोसिस करेगी और युग्मकों का निर्माण कर देगी। ठीक है, ये युग्मक बना दिए साहब। जबकि जो नर है ये समसूत्री विभाजन करेगा और निर्माण करेगा किसका? युग्मक का। क्लियर? अब क्या हो रहा है साहब? अब ये जो मादा युग्मक है, यानी कि फीमेल जो गैमेट्स हैं, एग जो है, ये स्पर्म है एक तरह से। तो अगर ये स्पर्म और ये एग फर्टिलाइज हो जाते हैं, मतलब ये निषेचन हो जाता है, क्या हो जाता है? निषेचन, तो बनेगा 2n। लेकिन अगर ये निषेचित नहीं होता, अनिषेचित रहता है, अनिषेचित यानी कि अनफर्टिलाइज्ड, निषेचन पूरा नहीं हुआ है, तो फिर ये जो एग है, याद रखना ये एग है, मादा युग्मक है, तो फिर इससे क्या बन जाएगा? फिर नर बन जाएगा। जबकि ये जो डिप्लॉयड है, इससे क्या संभावनाएं हैं? 2। या तो यहां से बनेगी क्या? रानी जो होती है, या फिर यहां पे बनेंगे क्या बेटा? बंध, यानी कि स्ट्राइल फीमेल, क्वीन बी या स्ट्राइल फीमेल। फीमेल के अंदर 2 टाइप है, स्ट्राइल फीमेल हो सकती है और क्वीन बी हो सकती है। ये किस पर निर्भर करता है? ये निर्भर करता है इनके जो न्यूट्रिशन है, इनके डेवलपमेंट के दौरान इनको किस तरह से न्यूट्रिशन मिला है। इनको बहुत अच्छा बेहतरीन न्यूट्रिशन मिला है, तो ये जो 2n है ये एक फर्टाइल फीमेल या क्वीन में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर इसे बहुत अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिला है तो ये स्ट्राइल फीमेल में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि नर जो है, मेल जो है, वो हमेशा हैप्लॉइड रहता है। करेक्ट? तो ये जो होता है ये यहां पर लिंग निर्धारण किसमें? हनी बी में। अब हम अपने ऑप्शंस को पढ़ते हैं और फिर पता लगाते हैं क्या है भाई। नर समसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का उत्पादन करते हैं। करेक्ट बात है, हमने देखा नर जो है वो समसूत्री द्वारा ही शुक्राणु का निर्माण कर रहा है, ये बात तो सही है। अनिषेचित अंडा ड्रोन के रूप में विकसित होता है। ड्रोन मतलब नर। अनिषेचित अंडा ड्रोन के रूप में विकसित होता है। देखिए, ये जो अंडा है यानी कि एग है, अनिषेचित रहा तो ये किस पर परिवर्तित हो गया? नर में, यानी कि ड्रोन में। यानी कि दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है। अगला दे रखा है, नर के पिता नहीं होते लेकिन पुत्र हो सकते हैं। ये नर बन गया। नर के पिता नहीं होते, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि नर जो बना है वो सीधे सीधे एग से बना है। जब एग अनिषेचित रहता है तो नर बना देता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट का इतना हिस्सा तो ठीक है, नर के पिता नहीं होते, नर के पिता नहीं होते, ये बात सही है, लेकिन पुत्र हो सकते हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या नर का पुत्र हो सकता है? नर का पुत्र हो सकता है क्या? नर का कभी पुत्र नहीं हो सकता। नर जो है, नर यहां पर क्या करेगा? स्पर्म बनाएगा। जब वो फ्यूज हो जाएगा तो हमेशा 2n बनेगा। क्या स्पर्म सीधे नर बना रहा है? बिल्कुल नहीं बना रहा। समझ पा रहे हो मेरी बात? क्या ये सीधे यहां पर बना रहा है कि नर? नहीं बना रहा।
ये जो शुक्राणु बना है, जो स्पर्म बना है, ये फर्टिलाइजेशन करेगा एग के साथ, तब जाके हमेशा 2n बनेगा। और 2n बन गया इसका मतलब कभी भी नर तो हो ही नहीं, क्योंकि नर हमेशा क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, अगुणित होते हैं। तो इसका मतलब नर के पिता नहीं होते, ये वाली बात तो ठीक है, लेकिन पुत्र हो सकते हैं, ये वाली बात गलत हो गई। और नर में मादा की तुलना में गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, ये बात सही है। इसका मतलब हमारा जो उत्तर आएगा वो उत्तर आएगा क्या, थर्ड, मेल्स डू नॉट हैव फादर बट कैन हैव सन्स। मेल्स डू नॉट हैव फादर इज करेक्ट, बट कैन हैव सन्स वाली जो बात है ये क्या हो जाएगी, इट इज क्लियरली रॉन्ग। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3। अगेन ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है इसके पीछे, अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 को पढ़ते हैं। DNA polymorphism can be defined as, DNA polymorphism can be defined as, यानी कि डीएनए बहुरूपता को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, द म्यूटेशंस अकरिंग ओनली इन द कोडिंग रीजन ऑफ द डीएनए। डीएनए के केवल कोडिंग क्षेत्रों में होने वाले उत्परिवर्तन। याद रखेंगे ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहां पर ओनली लगा दिया इसने। ये जो म्यूटेशन जिसकी वजह से डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, डीएनए बहुरूपता बनती है, ये जरूरी ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोडिंग में ही होगा, ये कोडिंग में भी हो सकता है और साथ ही साथ नॉन कोडिंग में भी हो सकता है। नॉन कोडिंग डीएनए जो है उसके अंदर भी हो सकती है पॉलीमॉर्फिज्म, बल्कि उसमें ज्यादा होती है, और जो कोडिंग वाली है उसमें तो बहुत ही कम है, मेनली तो नॉन कोडिंग में ही है, ठीक है। और ये बोल रहे हैं ओनली इन द कोडिंग, तो ये तो बात ही गलत कर दी इन्होंने, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो हो गया गलत। द म्यूटेशंस दैट हैव डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन द इंडिविजुअल्स रिप्रोडक्टिव एबिलिटी, ये वे उत्परिवर्तन है जिनका व्यक्ति की प्रजनन क्षमता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। ये स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। डीएनए बहुरूपता जो है वो प्रजनन क्षमता पर बहुत सीधा प्रभाव नहीं डालती है, बिल्कुल गलत बात है ये, है ना। ये नॉट सो ऑब्वियस स्टेटमेंट है। ये डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म जो है प्रजनन क्षमता पर प्रभाव नहीं डालती है, ठीक है। बहुत ही एक्सट्रीम रेयर इवेंट हो गया, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट यहां पर अपने इसके रूप से हम इसे परिभाषित नहीं कर सकते, कुल मिला के बात ये है, ठीक है। अगला दे रखा है, the allelic sequence variation in which more than one variant at a locus occurs in human population with a frequency greater than 0.01। अलीलिक अनुक्रम भिन्नता जिसमें मानव समष्टि में एक स्थान पर एक से अधिक प्रकार 0.01 से अधिक आवृत्ति वाले होते हैं। ये जो स्टेटमेंट है ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है बेटा। याद रखेंगे यहां पर जो म्यूटेशन देखने को मिलेगा, म्यूटेशन मतलब उत्परिवर्तन जिसकी वजह से डीएनए बहुरूपता विकसित हुई है, तो आप कब जाकर इसे एक पॉपुलेशन, एक जनसंख्या के अंदर स्थान देने वाले हैं और इसे उत्परिवर्तन नहीं मानने वाले हैं, कब, जब इसकी आवृत्ति 0.01 से अधिक हो, तभी आप इसको क्या करेंगे, हिस्सा मानेंगे। अन्यथा क्या हो जाएगा बेटा, ये फिर ये इससे अगर कम आवृत्ति होता है तो फिर ये उत्परिवर्तन होता है। जबकि हमें मालूम है कि डीएनए बहुरूपता उत्परिवर्तन से विकसित तो हुआ है, लेकिन ये एक बड़ी जनसंख्या का पार्ट है। इसका मतलब अलीलिक अनुक्रम भिन्नता है जिसमें मानव समष्टि में एक स्थान पर एक से अधिक प्रकार 0.01 से अधिक आवृत्ति वाले होते हैं। ये एक करेक्ट ऑप्शन है। चौथा पढ़ते हैं, वंशागत उत्परिवर्तन जो किसी समष्टि में न्यूनतम आवृत्ति पर पाया जाता है। नहीं, ये न्यूनतम आवृत्ति पर नहीं मिलता, ठीक है, ये अधिक आवृत्ति पर मिलता है, ठीक है बच्चे। तो अपना जो सही उत्तर आएगा वो आएगा उत्तर 3, ऑप्शन 3। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, याद रखेंगे, अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है ये। अगला है, रिपीटेटिव सीक्वेंसेस इन ह्यूमन जीनोम, मानव जीनोम में पुनरावृत अनुक्रम। ओके, मानव इतिहास का पता लगाने हेतु कभी भी कोई साक्ष्य प्रदान नहीं कर सकता। कैन नेवर प्रोवाइड एनी एविडेंस इन ट्रेसिंग ह्यूमन हिस्ट्री। देखिए ये स्टेटमेंट एक गलत स्टेटमेंट है। ये बोल रहे हैं कि मानव इतिहास लगाने में इसका कोई साक्ष्य प्रदान नहीं कर सकता। गलत स्टेटमेंट कर सकता है, बल्कि इसी के आधार पर हम पता लगाते हैं एंसेस्ट्री को, ह्यूमन हिस्ट्री और बैकग्राउंड इसी के बारे में पता लगाते हैं, ठीक है ना, जो पुनरावृत्ति अनुक्रम है उसके आधार पर, ठीक है बच्चे। तो ये गलत स्टेटमेंट है। दूसरा है, ये गुणसूत्र संरचना, गतिशीलता और उद्विकास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। शेड लाइट ऑन क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, करेक्ट। डायनामिक्स एंड द एवोल्यूशन, करेक्ट स्टेटमेंट है। संपूर्ण जीनोम का 2% से भी कम भाग बनाते हैं, ये गलत बात है। अगर आप
रिपीटेटिव सीक्वेंस की बात करें, जो टोटल है और एक्चुअल जो करंट डेटा है, तो वो नियर अबाउट 60% के आसपास है। ये 2% से भी कम बोल रहे हैं, इनकी ये तो गलत ही हो गया। सभी प्रकार के प्रोटीन को कोड करते हैं, ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया बेटा, गलत हो गया। ये प्रोटीन को कोड नहीं करते हैं, इसका मतलब हमारा जो उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। आइए अब बात करते हैं हम अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 19, रिप्रेसर जीन ऑफ लैक ऑपेरॉन। लैक ऑपेरॉन के रिप्रेसर जीन के बारे में ये पूछ रहा है। ठीक है, एक बार अपन देख लेते हैं पहले लैक ऑपेरॉन क्या है। यहां पर देखिए, ये जो है मैं लैक ऑपेरॉन यहां पर बना रहा हूं। ये अपना रेगुलेटरी जीन, प्रोमोटर सीक्वेंस, ऑपरेटर और स्ट्रक्चरल जीन यहां पर है। ठीक है बेटा, ये रहा। ये एमआरएनए बनाता है और उस एमआरएनए से बनती है प्रोटीन, और ये प्रोटीन जाके बाइंड हो जाती है किस पर बेटा, ऑपरेटर पर। और जब ये ऑपरेटर पर जाके बाइंड हो जाएगी तो फिर आरएनए जो पॉलीमरेज है वो काम नहीं करेगा, नॉन फंक्शनल हो जाएगा। और जब वो काम नहीं करेगा, ये आरएनए पॉलीमरेज काम ही नहीं करेगा, तो फिर ये भी क्या करेंगे बेटा, स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा और कोई भी प्रोटीन यहां पे बनने वाली आगे फर्दर नहीं है। इस तरह से ये रफली अपन ने देख लिया कैसे काम करता है। अब हम ऑप्शंस को पढ़ते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि भाई कौन सा स्टेटमेंट हमारे लिए यहां पर ठीक रहेगा। तो ये जो रिप्रेसर जो रेगुलेटरी है, इसने क्या किया, ये रिप्रेसर एमआरएनए बनाया, उससे रिप्रेसर प्रोटीन बन गई है। ठीक है, चलिए, binds to the promoter region of the operon and prevents RNA polymerase from transcribing the operon। बात तो सही है कि भाई बाइंड कहीं ना कहीं करता है और फिर काम नहीं होता, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता ओपेरॉन, और ये सब रोक देता है, बात सही है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या लिख दिया, यहाँ पे प्रोमोटर रीजन लिख दिया। क्या बोल दिया है, बाइंड्स टू द प्रोमोटर रीजन, जबकि हमें मालूम है कि प्रोमोटर पे नहीं ऑपरेटर पे बाइंड होने वाला है। किस पर बेटा, ऑपरेटर पर, प्रोमोटर पे नहीं बाइंड होने वाला है। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत ही हो गया। रेगुलेट्स द ऑपेरॉन विच इज रेफर्ड टू एज अ पॉजिटिव रेगुलेशन। ये रेगुलेट कर रहा है इस ऑपेरॉन को कैसे भाई, धनात्मक विनियमन यहां पर कहा जा रहा है इसको, कि ये धनात्मक विनियमन कर रहा है, पॉजिटिव रेगुलेशन कर रहा है। पॉजिटिव रेगुलेशन नहीं कर रहा है, बल्कि ये कैसा नेगेटिव रेगुलेशन कर रहा है। कैसा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि ये डीएनए के अनुलेखन को ही यहां पर क्या है, बंद कर दे रहा है, काम ही नहीं करने दे रहा है, एमआरएनए ही नहीं बनाने दे रहा है। तो एमआरएनए ही नहीं बन पा रहा है, इसका मतलब क्या है कि एक नेगेटिव रेगुलेशन है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। आगे दे रखा है, इट एक्टिवेटेड बाय इंटरेक्शन विद द इंड्यूसर मॉलिक्यूल। प्रेरक अणु के साथ अंतःक्रिया द्वारा सक्रिय होता है। बिल्कुल गलत बात है ये इंड्यूसर मॉलिक्यूल के साथ क्रिया नहीं करेगा, बल्कि ये किससे क्रिया करेगा, हमें मालूम है लैक्टोज और एलोलैक्टोज जो है, ठीक है ना, इन मॉलिक्यूल के साथ क्रिया करेगा और उसके बाद जो है यहां पर जो है ये आगे ट्रांसक्रिप्शन करवाएगा। इसका मतलब ये भी गलत हो गया। अब है चौथा ऑप्शन, इज सिंथेसाइज्ड कॉन्स्टिट्यूटिवली, संगठनात्मक रूप से संश्लेषित किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूटिवली सिंथेसाइज्ड करता है, इसका मतलब क्या है, देखिए याद रखिए, जब आपने जीन पढ़ा होगा, जीन दो प्रकार के पढ़े होंगे। एक तो पढ़ा होगा आपने हाउस कीपिंग जीन और दूसरा पढ़ा होगा आपने लग्जरी जीन। हाउस कीपिंग जीन वो होते हैं जो कि हमेशा एमआरएनए बनाते रहते हैं और उससे हमेशा प्रोटीन बनती रहती है। ठीक है, जो लग्जरी होते हैं वो रेगुलेट किए जाते हैं कि भाई उनसे कभी काम करवाया जाता है, कभी काम नहीं करवाया जाता, विशेष परिस्थितियों में ही वो काम करते हैं, अन्यथा वो काम नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप स्पेसिफिकली इसकी बात करें, ये जो है, तो ये तो हमेशा एमआरएनए बनाएगा। जब इनसे हमें एमआरएनए बनाना नहीं है तब भी बना रहा है, और अगर इनसे हमें एमआरएनए बना रहा हो जी तो तब भी बनाएगा, एमआरएनए तो बनाएगा। यानी कि ये जो आई है ये हमेशा ही एमआरएनए का निर्माण करेगा ही करेगा। इसका मतलब ये जो जीन है ये कैसा है, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है, यानी कि ये हमेशा काम करेगा। ये एक तरह का हाउस कीपिंग जीन है, ये हमेशा काम इसे करना ही पड़ेगा। इस सिंथेसाइज्ड कॉन्स्टिट्यूटिव अपना जो उत्तर आएगा, अच्छा सुंदर प्रश्न है ये, अपना उत्तर क्या आएगा बेटा, चौथा अपना उत्तर आएगा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसे ध्यान रखेंगे आप। आइए अब हम बात करते हैं बेटा किसकी, अगले क्वेश्चन की, जो कि मोलस्कस परप्यूरियस द्वारा निर्मित स्टैटिन। ठीक है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर जो है चैप्टर, वहां से क्वेश्चन आया है।
स्टेटिन प्रोड्यूस्ड बाई मोलस्कस परप्यूरियस, मोलस्कस परप्यूरियस से जो स्टेटिन बनता है, निर्माण किया जाता है, उसका क्या काम है? चलिए इसे देखते हैं एक बार। हेल्प्स इन रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ पेशेंट्स हु हैव अंडरगॉन मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन। मायोकार्डियल रोध गलन से ग्रसित मरीजों की रक्त वाहिकाओं में थक्के हटाने में सहायक होता है। देखिए ये जो है गलत स्टेटमेंट है, ये इस स्टेटिन का कार्य नहीं है। ठीक है, किसका कार्य है? ये तो स्ट्रेप्टोकाइनेज का काम है। किस एंजाइम का काम है ये? स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो कि हमें किससे मिलता है बेटा? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से मिलता है। किससे? स्ट्रेप्टोकोकस। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस से मिलता है, ये उसका काम है, ये स्टेटिन का काम नहीं है। दूसरा दे रखा है यूज्ड इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशंस। बेटा डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन में तो हम क्या काम में लेते हैं? लाइपेज एंजाइम का काम में लेते हैं। ठीक है, मुख्य था, तो ये भी गलत हो गया। अगला दे रखा है इज यूज्ड फॉर क्लैरिफाइंग बोटल्ड जूस। बोतल बंद जूस को साफ करने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। बिल्कुल नहीं लिए जाते, इसके लिए तो हम पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज जो एंजाइम है वो काम में लेते हैं बोतल बंद जूस को साफ करने के लिए। इसका मतलब तीसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। चौथा है कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी एंजाइम के प्रतिस्पर्धात्मक संदमन द्वारा कार्य करता है। एक्ट्स बाय कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग द एंजाइम रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। और यही है हमारा सही उत्तर। ठीक है, बात क्या है दरअसल समझिए। देखिए ये हमारे सिलेबस में नहीं है, थोड़ा सा मैं बाहर का बता रहा हूं। यहां पर एक अणु है जिसका नाम है HMG को एंजाइम ए। ठीक है बेटा, यानी कि मैं इसका फुल फॉर्म लिख देता हूं, 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटायरिल को एंजाइम ए। ये एक अणु है हमारे लिवर में, हमारी यकृत में, यकृती कोशिकाओं में। ये जो HMG को एंजाइम ए है, को एंजाइम है, ये एक एंजाइम है जिसका नाम है HMG को एंजाइम ए रिडक्टेज। इस एंजाइम द्वारा ये मेवेलोनेट नाम के अणु में परिवर्तित किया जाता है। ध्यान रखेंगे क्या है? 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटारिल कोएंजाइम ए। समझने के लिए है, अपन को नहीं रटना है, ना ही अपन से ये पूछा जाएगा। मैं तो आपको ऑप्शन नंबर 4 समझा रहा हूं कि कैसे सही है। तो ये जो HMG कोएंजाइम ए है, यह HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज एंजाइम द्वारा मेवेलोनेट में परिवर्तित किया जाता है। ये जो मेवेलोनेट है यही आगे चल के निर्माण करता है किसका बेटा? कोलेस्ट्रॉल का। समझ पा रहे हो मेरी बात? यही आगे चल के कोलेस्ट्रॉल बनाएगा। अब आप सोचिए कि अगर मैं किसी तरह से मैं इस एंजाइम के काम करने को बंद कर दूं तो मेवेलोनेट नहीं बनेगा। अगर मेवेलोनेट नहीं बनेगा तो कोलेस्ट्रॉल भी तो नहीं बनेगा। इसका मतलब अगर मैं इस एंजाइम को किसी तरह से काम करने से रोक दूं तो मैं क्या करूंगा भाई? ऑटोमेटिक कोलेस्ट्रॉल के निर्माण को कम कर दूंगा, इस पर रोक लगा दूंगा। और यही करता है कौन? ये जो मोलस्कस परप्यूरियस द्वारा बनाया गया स्टेटिन है। ये स्टेटिन क्या करता है भाई? ये प्रतिस्पर्धात्मक संदमन कर देता है, यानी कि ये जो 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटारिल कोएंजाइम ए है, इससे प्रतिस्पर्धा करता है और खुद जाके बाइंड होता है किससे? इस HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज एंजाइम से। जब ये खुद बाइंड हो जाएगा तो फिर ये जो 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटारिल कोएंजाइम ए है, ये मेवेलोनेट में कन्वर्ट नहीं होगा और इस प्रकार से कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण जो है वो कम हो जाएगा। तो हमारा जो उत्तर आएगा, मोलस्कस परप्यूरियस द्वारा निर्मित जो स्टेटिन है, यह कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण के लिए उत्तरदायी एंजाइम, यानी कि ये जो एंजाइम है, के प्रतिस्पर्धात्मक संदमन द्वारा कार्य करता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखेंगे ये जो पीछे का काम है ये अपन को यहाँ नहीं, अपन को याद रखना है। ठीक है, बस ये थोड़ा सा इसको जरूर याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। सेलेक्ट द ऑड वन आउट विद रेस्पेक्ट टू हॉटस्पॉट्स। ठीक है, हॉटस्पॉट्स के बारे में ये है बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन जो चैप्टर है हमारा 12th क्लास का लास्ट चैप्टर, वहां से एक क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 1 पढ़ते हैं, दीज आर रीजंस ऑफ एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस।
यानी कि ये जो हॉटस्पॉट होते हैं ये वो क्षेत्र होते हैं जो कि त्वरित आवासीय क्षति के क्षेत्र है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है बेटा, बिल्कुल सही बात है, ये तो अच्छी बात है। दूसरा स्टेटमेंट क्या दे रखा है यहां पे, दीज आर रीजंस विच शो लो डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, ठीक है, लो डिग्री याद रखेंगे, ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर निम्न स्तर की स्थानिकता दर्शाते हैं। ये गलत स्टेटमेंट है बेटा, निम्न नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, इसको उच्च स्तर होना चाहिए। एंडेमिज्म यानी कि किसी भी क्षेत्र विशेष में अगर अधिक प्रजातियां मिलती हैं तो वो प्रजातियां वहां की एंडेमिज्म है और वो केवल वहीं मिलती हैं, कहीं और नहीं मिलती। तो ऐसी प्रजातियों को हम एंडेमिक स्पीसीज कहते हैं, वो वहीं मिलती हैं, कहीं और नहीं मिलेगी, समझ गए। तो जो भी हॉटस्पॉट होते हैं वहां पर हमें हाई लेवल की या हाई डिग्री का एंडेमिज्म देखने को मिलता है। यानी कि जो दूसरा ऑप्शन है अभी के हिसाब से ये तो गलत है। अगला ऑप्शन पढ़ते हैं, ऐसे क्षेत्र हैं जो उच्च स्तर की जातीय समृद्धि दर्शाते हैं। दीज आर रीजंस विच शो हाई लेवल ऑफ स्पीसीज रिचनेस, अगेन अ करेक्ट स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट भी ठीक है। और करंटली द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड आर 34 हॉटस्पॉट हैं टोटल। तो ये भी यहां पर क्या है, एनसीईआरटी के डेटा के हिसाब से बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सो आउट ऑफ दीज 4 स्टेटमेंट्स हमारा जो स्टेटमेंट नंबर 2 है, इट इज क्लियरली ऑड वन आउट। ओके, सो सही आंसर क्या होगा, आंसर ऑप्शन नंबर 2। आइए बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। प्रोटीन रिच लेयर नेम्ड पेलिकल इज प्रेजेंट इन, पेलिकल लेयर कहां मिल रही है। पेलिकल को हिंदी में तनुत्वक कहते हैं। हमारे हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए मैं बता दूं, तनुत्वक, ठीक है, थोड़ा याद रखेंगे आप, ठीक है। तो ये किसके अंदर उपस्थित है, देखिए अगर आप बात करें किसकी बच्चे, अगर आप डायटम्स की बात करें तो डायटम्स में प्रोटीन नहीं मिल रही है, बल्कि यहां पर तो क्या मिल रही है, सिलिकेटेड यानी कि सिलिका युक्त यहां पर कोशिका भित्ति हमें देखने को मिलती है। तो ये तो अपना गलत हो गया। जीवाणु की बात करें तो यहां पर कोशिका झिल्ली है, उसके ऊपर कोशिका भित्ति है और उसके ऊपर आपको कैप्सूल लेयर देखने को मिल सकती है या स्लाइम लेयर देखने को मिल सकती है, समझ पा रहे हो, यानी कि ये भी नहीं है। फंजाई की बात करें, सैक फंजाई, तो फंजाई के ऊपर कोशिका भित्ति मिलती है जो कि काइटिन की बनी होती है, तो ये भी गलत हो गया। घुमा फिरा के हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, यूग्लिनॉइड्स, और वो आप जानते भी हैं। जब आप यूग्लिना की बात करते हैं तो यूग्लिना के ऊपर हमें यहाँ पर एक परत देखने को मिलती है बच्चे, और ये परत किसकी होती है बेटा, ये होती है पेलिकल की। ये सुनो, अरे हाँ ना, यूग्लिना के अंदर आपने पढ़ा होगा, ये जो परत है ये पेलिकल है, ठीक है। तो अपना उत्तर क्या आएगा, फर्स्ट आएगा, ठीक है। काफी सीधा सीधा क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। आइए सरल क्वेश्चन है। अगला हम पढ़ते हैं, सेलेक्ट द ऑड वन विद रेस्पेक्ट टू ऑर्गेनिज्म शोइंग हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के संदर्भ में आपको इसमें से विषम जो है चयन करना है, विषम, ठीक है। चयन करने की कोशिश करते हैं। यहां पर हम पहला ऑप्शन दे रखा है मार्केंशिया। मार्केंशिया भी थोड़ी देर पहले एक और क्वेश्चन में भी आया था, इसका जिक्र हुआ था। मार्केंशिया क्या है बच्चे, मार्केंशिया एक ब्रायोफाइट है, मार्केंशिया एक लिवरवर्ट है, हेपेटिकोप्सिडा में आता है, और मार्केंशिया के अंदर हमको हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलता है, ठीक है। यानी कि ये वाला ऑप्शन तो हम नहीं चुन सकते। एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गी है और इसके अंदर भी हमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलता है। पॉलीसाइफोनिया हमारे पास रेड एल्गी है और इसके अंदर भी हमको हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलता है। तो फिर घुमा फिरा के क्या बच गया, ये बच गया बेचारा स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा यहां पर हमारे पास है ग्रीन एल्गी, बिलोंग्स टू क्लोरोफाइसी, यस, एंड रिप्रेजेंट हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ओनली, हैप्लॉन्टिक। तो अपना जो उत्तर आएगा वो आएगा क्या, सेकंड। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ओके, यहां पर एक डायग्राम दे रखे हैं और इस डायग्राम के अंदर पूछा जा रहा है कि विच पार्ट ऑफ द फ्रूट, निश्चित रूप से एक फ्रूट का ही ये क्या है, ट्रांसवर्स सेक्शन है। लेबलिंग कर रखी है यहां पर, कुछ भागों में ए बी सी डी ये दर्शा दिए गए हैं। यहां पर पूछे है कि किस भाग की वजह से ये फ्रूट जो है एक फॉल्स फ्रूट है, ठीक है। विच पार्ट ऑफ द फ्रूट लेबल्ड इन गिवन डायग्राम और फिगर मेक्स इट ए फॉल्स फ्रूट, कौन सा भाग है जो कि इसे फॉल्स फ्रूट बनाता है। पहले आप फॉल्स फ्रूट की परिभाषा समझिए। फॉल्स फ्रूट क्या होता है, ऐसे फ्रूट्स जो कि ओवरी के अलावा
फ्लावर के किसी और भाग से भी विकसित हो, मतलब फ्रूट को बनाने में ओवरी के अलावा कोई और भी इन्वॉल्व हो, सिर्फ ओवरी नहीं कोई और भी इन्वॉल्व हो, इस तरह के फ्रूट्स को आप कहते हैं फॉल्स फ्रूट। उदाहरण की बात करें तो एप्पल जो है, सेब जो है, वो बहुत ही परफेक्ट उदाहरण होता है, इसे हम जब समझाते हैं क्लास में, और ये डायग्राम भी कोइंसिडेंटली एप्पल का ही दे रखा है। एप्पल में जिस भाग को आप खाते हैं, वो जो भाग आप कंज्यूम करते हैं, वो भाग उसका थैलेमस यानी कि पुष्पासन होता है। ठीक है बच्चे, याद रखेंगे जो ओवरी है वो तो अंदर ही रह गया उसमें, ठीक है, आप जो खा रहे हो वो तो उसका पुष्पासन है। इसका मतलब अगर हम इस चित्र को देखें तो इसके अंदर जो सी प्रदर्शित किया गया है, ये थैलेमस को ही प्रदर्शित कर रहा है। किसको बेटा? थैलेमस को। समझ गए बेटा? तो थैलेमस जो है इसका राइट आंसर आएगा। वैसे भी हम सब जानते हैं कि फ्रूट जो होता है, उस फ्रूट के अंदर फ्रूट लेयर्स यानी कि पेरिकार्प होती है, सीड भी उसके अंदर मिलता है। या सुनो, पेरिकार्प 3 लेयर होती है, एक्टोकार्प, मीजोकार्प यानी कि मध्य फल भित्ति, और फिर अंतः फल भित्ति यानी कि एंडोकार्प। तो ये तो फल के भाग हैं, कौन जो है वो फल का भाग नहीं है, थैलेमस थोड़ी ना कोई फल का भाग है। तो इस अपना उत्तर आएगा क्या? पुष्पासन। ठीक है बेटा, याद रखिए नीट के एग्जाम में 1-2 डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी अभी हाल के ट्रेंड में देखे गए हैं, तो आप डायग्राम्स को भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दें, ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी में उनको ध्यान में रखें। अगला क्वेश्चन है, मेन फंक्शनिंग ऑफ द साइटोस्केलेटन इन सेल इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। किसके अतिरिक्त अन्य सभी कोशिका में साइटोस्केलेटन का मुख्य कार्य है? मतलब साइटोस्केलेटन का कार्य नहीं है वो पता करना है। कोशिका विभाजन में सहायता बिल्कुल करता है भाई साहब, ठीक है ना, सेल डिवीजन करवाने में सहायता करता है, ये बात सही है, इसका इसमें भूमिका है। मैकेनिकल सपोर्ट, ये तो इसका प्राइमरी काम है, मुख्य कार्य है। यांत्रिक सहारा देना, गतिशीलता देना, ये भी इसका कार्य है। और चौथा ऑप्शन है फोटोफॉस्फोराइलेशन यानी कि प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण। ठीक है, प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण में साइटोस्केलेटन का कोई इन्वॉल्वमेंट यहां पर नहीं है। क्लियरली यहां पर ये गलत उत्तर है, याद रखेंगे। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, फोटो और फॉस्फोराइलेशन, समझ में आ गई ना बात? जहां पर आप एटीपी का निर्माण करते हैं प्रकाश से, यानी कि प्रकाश के कारण एटीपी का निर्माण जब होता है, प्रकाश संश्लेषण चैप्टर के प्रकाश अभिक्रिया वाला भाग में से पूछा बनाया गया ऑप्शन है। क्लियरली एक गलत ऑप्शन यहां पर है। सरल सा एक सवाल है, ठीक है, याद रखेंगे। लेकिन इस सवाल ने हमें क्या सिखा दिया? हमें साइटोस्केलेटन के क्या क्या कार्य हैं वो हमें इसने सिखा दिया है। ठीक है बेटा, आइए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पर। सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली इज, एकल झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में 2 झिल्ली होती हैं, एक बाह्य झिल्ली, एक आंतरिक झिल्ली। यस और नो? तो ये तो अपना उत्तर नहीं हो सकता, गलत हो गया। क्लोरोप्लास्ट, अगेन इसके अंदर भी क्या होता है बेटा? 2 झिल्ली है, एक बाहरी झिल्ली है, एक भीतरी झिल्ली है, तो ये भी नहीं हो सकता। राइबोसोम, इसमें तो झिल्ली ही नहीं होती। यस और नो? ये तो आरएनए, कौन सा आरएनए? आरआरएनए, और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ क्या है? छोटे अणुओं की तरह बना हुआ है, इसके ऊपर कोई झिल्ली नहीं है। घुमा फिरा के बचा क्या अकेला? एक लाइसोसोम। एकल झिल्ली से परिबद्ध कोशिकांग होता है लाइसोसोम। सही उत्तर आएगा सेकंड। अगेन एक सरल सा सवाल, लेकिन अच्छा सवाल। अगला सवाल है बेटा, माइटोटिक एपरेटस फॉर्मेशन अकर्स ड्यूरिंग। माइटोटिक एपरेटस जो है वो कब बनता है, कब इसका निर्माण होता है? देखिए माइटोटिक एपरेटस जो है, इसका कार्य क्या है आप इसे समझिए। इसका कार्य क्या है? पहले मेटाफेजिक प्लेट यानी कि जो मेटाफेज होती है, यस, जो मध्यावस्था होती है, वहां पर मध्यावस्था पट्टिका जो होती है उसका निर्माण करवाना, ये इसका प्रमुख कार्य है। और मध्यावस्था पट्टिका कब बनती है? मध्यावस्था बनती है। तो आप खुद सोचिए कि मेटाफेजिक प्लेट मेटाफेज में बनती है, तो उस प्लेट को बनाने के लिए जिस उपकरण की, जिस माइटोटिक एपरेटस की आवश्यकता है, वो तो हमें पहले ही उसकी प्रबंध करना पड़ेगा, उसका निर्माण तो पहले करवाना पड़ेगा। क्लियर बात? तो इसका मतलब आप खुद समझ सकते हैं कि माइटोटिक एपरेटस का जो फॉर्मेशन है ये कहां होगा भाई? ये होगा मेटाफेज से पहले। और मेटाफेज से पहले क्या आता है बच्चे? मेटाफेज से पहले आता है प्रोफेज।
पहले प्रोफेज आता है, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज। यस और नो? तो इसका निर्माण कब होगा भाई? प्रोफेज में होगा। 4 आंसर आएगा इसका। ठीक है बच्चे, आइए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 28, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले पादप कारकों के संदर्भ में विषम का चयन कीजिए। देखिए, प्रकाश संश्लेषण को जो कारक हैं जो प्रभावित करते हैं, उन्हें 2 श्रेणियों में बांटा गया है। एक जो पादप कारक है, दूसरे जो बाह्य कारक हैं या वातावरणीय कारक हैं। मतलब जो वातावरण से संबंधित, जैसे प्रकाश हो गया, तापमान हो गया, CO2 की सांद्रता हो गई, ये सब बाह्य कारक हैं। ठीक है बच्चे? जबकि जो आंतरिक या पादप कारक है वो क्या है? पत्तियों की बनावट कैसी है, पत्तियों की हम कह सकते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसा है, वो बड़ी है, छोटी है, कैसी है, उनका ओरिएंटेशन, उनकी व्यवस्था कैसी है, पादप की कैनोपी कैसी है, ये सब चीजें पादप कारक होते हैं। ठीक है? तो ये सवाल पूछा गया कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों के संदर्भ में विषम का चयन कीजिए। तो ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स, ये तो पादप कारक है, बिल्कुल सही बात है। ठीक उसी प्रकार से अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल, ये भी पादप कारक है। ठीक उसी प्रकार से साइज ऑफ लीव्स, ये भी पादप कारक है। लेकिन जो टेम्परेचर है, ये पादप कारक नहीं है, ये तो वातावरणीय कारक है, एनवायरमेंटल फैक्टर है। ठीक है? सरल सा सवाल है। ठीक है, अच्छा सवाल है। 28 आंसर आएगा सेकंड। अगला है क्रोमोसोमल कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ पर्सन अफेक्टेड फ्रॉम फिनाइलकीटोन्यूरिया इज। फिनाइलकीटोन्यूरिया से प्रभावित व्यक्ति का गुणसूत्रीय पूरक क्या होगा या क्या होता है? देखिए, फिनाइलकीटोन्यूरिया जो है ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव प्रकार का जीन विकार है। ऑटोसोमल रिसेसिव प्रकार का क्या है बेटा? जीन विकार, गुणसूत्रीय जीन में। समझ में आ गई ना बात? ये कोई एन्यूप्लॉइडी नहीं है, मतलब यहां गुणसूत्रों की संख्या में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, गुणसूत्रों की संख्या उतनी ही रहती है, लेकिन जो जीन है वो डिस्टॉर्टेड है, उसकी वजह से ये विकार हो रहा है। समझ पा रहे मेरी बात आप? यानी कि गुणसूत्रों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। क्लियर है ये बात? अब आप देखिए कि जो यहां पर ऑप्शन दे रखे हैं वो क्या क्या दे रखे हैं। देखिए 44 प्लस XXY, यानी कि यहां पर एक गुणसूत्र की संख्या बढ़ा दी गई है। यहां पर दे रखा है 44 प्लस X0, 0 मतलब X केवल X है, 0 मतलब होता है कि कुछ नहीं है, दूसरा यहां पर लिंग गुणसूत्र नहीं है, इसलिए 0 लिख दिया है। इसका मतलब यहां पर कम हो गए, ये 47 हो गए टोटल, ये 45 हो गए टोटल, और ये XXX कर दिया, ये भी यहां पर क्या हो गया 47। जबकि यहां पर अपन देखें 44 प्लस XY, 44 प्लस XX, यानी कि संख्या के आधार पर अगर देखें, गुणसूत्रों की संख्या के आधार पर, तो एक सामान्य पुरुष और एक सामान्य स्त्री को प्रदर्शित कर रहा है। और मैं वही कह रहा हूं आपसे कि फिनाइलकीटोन्यूरिया जो है वो कोई एन्यूप्लॉइडी नहीं है, अर्थात गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन नहीं हो रहा है। समझ पा रहे हो? तो अपना जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा? सेकंड आएगा। ये एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। कैसा बेटा? ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ जाते हैं। मनुष्य के एबीओ रक्त समूह तंत्र में जीन प्ररूप और लक्षण प्ररूप अधिकतम संभव संख्या क्रमशः क्या है, ये अपन को बताना है। यहां पर इन एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स रेस्पेक्टिवली आर। बेटा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है यहां पर, यह मल्टीपल एलिलिज्म का एक उदाहरण है। ठीक है, बहुअलीलता। यहां पर क्या हो रहा है? 2 नहीं बल्कि 3 अलील जो है यहां पर उत्तरदायी हैं जीनोटाइप्स के निर्माण के लिए। एक है IA और IB, ये प्रभावी प्रकार के हैं। दोनों कैसे हैं? ये डोमिनेंट हैं, प्रभावी हैं। और ये जो I0 है या I0 है, ये अप्रभावी यानी कि रिसेसिव प्रकार का एक यहां पर अलील है। अगर हम इन तीनों से बात करें तो यहां पर जो संभावित जीन प्ररूप होते हैं, वो जीन प्ररूप क्या क्या बन सकते हैं? वो बन सकता है IA, दूसरा बन सकता है IA, तीसरा बन सकता है बेटा IB, चौथा बन सकता है IB, पांचवा बन सकता है IA, और लास्ट बन सकता है I0। इसके अलावा कोई नहीं बनेगा। अगर हम इनसे लक्षण प्ररूप की बात करें
तो क्योंकि मैंने आपको बताया कि IA तो प्रभावी है, तो जब दोनों ही प्रभावी आ जाएंगे तो ब्लड ग्रुप बनेगा A। IA I0 साथ में आएंगे तो I0 क्या है, अप्रभावी प्रकार का एलील है, IA है केवल इसमें प्रभावी, तो ये भी आएगा A। उसी प्रकार से यहां से B, यहां से भी B, यहां से दोनों है IA IB, तो A भी ब्लड ग्रुप बनता है, और I0 की स्थिति में O ब्लड ग्रुप बनता है। तो इस प्रकार से यहां पर 6 जीन प्ररूप अधिकतम बन सकते हैं, 6। जबकि लक्षण प्ररूप की बात करें तो 1, 2, 3, 4 लक्षण प्ररूप। तो अपना उत्तर क्या आएगा, जीन प्ररूप और लक्षण प्ररूप। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे बेटा, ठीक है ना। जीन प्ररूप पहले पूछा है, तो जीन प्ररूप कितने हैं, 6, और लक्षण प्ररूप 4, तो 6 और 4 ये उत्तर आएगा। जल्दीबाजी में इसको 4 और 6 मत कर देना, क्वेश्चन में जिस ऑर्डर में पूछा है उत्तर में उसी ऑर्डर में हमें ऑप्शन चुनना पड़ेगा, ठीक है, समझ गए ना। क्रमशः पूछा है, जीन प्ररूप पहले पूछा है, जीन प्ररूप 6, लक्षण प्ररूप 4, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन ओपनिंग ऑफ DNA हेलिक्स इज फैसिलिटेटेड बाय, अनुलेखन के दौरान DNA कुंडली के खुलने को सुसाध्य बनाता है। देखिए DNA की जो कुंडली है, याद रखेंगे जब हम रेप्लिकेशन की बात कर रहे हैं, किसकी, रेप्लिकेशन, तो ये काम कौन करता है, हेलिकेज एंजाइम करता है, ठीक है ना। कौन सा है बेटा, हेलिकेज। लेकिन यहां इस क्वेश्चन में कोई रेप्लिकेशन तो पूछा नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को जब जल्दीबाजी में ठीक से नहीं पढ़ते हैं, टेंशन रहता है, प्रेशर रहता है एग्जाम में, ठीक है ना, तो जल्दीबाजी में क्या करते हैं, बस इतना पढ़ा कि DNA कुंडली खोलने के लिए सुसाध्य कौन बनाता है, अरे ओपनिंग ऑफ DNA हेलिक्स, पढ़ते ही पहला उत्तर, पहला ऑप्शन दे रखा है हेलिकेज, बस तुरंत लगा दिया। बेटा क्वेश्चन को बहुत कामली, बहुत ही आराम से पढ़ना रहता है, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है, ये कोई रेप्लिकेशन के बारे में बात नहीं कर रहा है, ये स्पेसिफिकली बोल रहा है ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। ये पूछ रहा है अनुलेखन के दौरान, अनुलेखन के दौरान पूछ रहा है, रेप्लिकेशन के दौरान नहीं पूछ रहा है। हम हेलिकेज नहीं लगा सकते बेटा इसमें, याद रखेंगे। रेप्लिकेशन के दौरान DNA को जो खोलेगा वो कौन खोलने वाला बेटा, RNA पॉलीमरेज ही खोलेगा और वही RNA भी बनाएगा। दोनों काम यही करता है। सीधा सीधा उत्तर क्या आएगा, इसका उत्तर आएगा 4, ठीक है। आइए बात करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप इसको, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर गलत होने की यहां पर संभावना बन जाती है। अगला क्वेश्चन यहां पे पूछा रहा है, हिस्टोन्स आर बेसिक प्रोटीन्स एज दे आर रिच इन अमाइनो एसिड्स। बिल्कुल, हिस्टोन क्षारीय प्रोटीन है, निश्चित रूप से क्षारीय है, क्षारीय होना होता है उनको, जिससे कि ये एसिडिक यानी कि अम्लीय प्रकार के DNA से क्या करें, अम्लीय DNA से जब क्षारीय हिस्टोन जुड़ेंगे तभी तो जाके क्या होगा बेटा, स्थायित्वता बढ़ेगी। यस, स्टेबिलिटी बढ़ती है तभी तो बढ़ेगी, तभी तो जाके क्या होंगे, ये उदासीन बनेंगे। तो क्षारीय होते हैं, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल क्षारीय होते हैं। अब पूछा रहा है कि क्षारीय क्यों होते हैं, कौन से अमाइनो अम्ल हैं जिसकी वजह से क्षारीय होते हैं। तो ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहां पर आपको इंफॉर्मेशन को सीधे सीधे याद रखना पड़ता है, ठीक है। इसे आप याद रख लेंगे, इसका उत्तर आएगा लाइसिन एंड आर्जिनिन, ठीक है बेटा, पहला उत्तर। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट प्रोसेस इज, प्राथमिक वाहित मल उपचार प्रक्रिया है। देखिए 3 उपचार यहां पर हैं। जब आप वाहित मल का उपचार करते हैं तो 3 उपचार होते हैं। प्राथमिक उपचार, जो हमारा दूसरा उपचार है, द्वितीयक, और फिर होता है तृतीयक उपचार। प्राथमिक उपचार जो है ये एक भौतिक प्रकार का उपचार है, भौतिक। इसके अंदर कोई भी हम रासायनिक या जीवाणुओं वाला कोई भी प्रक्रिया नहीं यहां पर करवाते हैं, बल्कि हम यहां क्या करते हैं, हम यहां पर सिंपली एक प्रोसेस जिसे बोलते हैं सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन। मतलब बेसिकली हम जो ऐसी चीजें हैं जो कि वाहित जो जल है हमारा, सीवेज जो पानी है उसके अंदर उपस्थित है, जैसे कि ऐसी अशुद्धियां हैं, प्लास्टिक रैपर्स हैं, बोटल्स हैं, नैपकिन्स हैं, यस डायपर्स हैं, इस तरीके की जो चीज़ें हैं, या ऐसी बड़ी चीज़ें हैं जो कि आगे चल के जो है डिग्रेडेबल नहीं है,
ठीक है ना। तो उनको हमें अलग करना होता है, तो हम पहले ही इस्तेमाल करते हैं सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन, यानी कि इसे छान लेते हैं और उसके बाद हम सिर्फ सेडिमेंटेशन करते हैं, अवसादन जिसको कहा जाता है। तो ये दोनों उपचार जो होते हैं, ये दोनों ही क्या है, प्राथमिक उपचार के भाग हैं। और यहां पर किसी भी हम माइक्रोब का, सूक्ष्म जीव का उपयोग नहीं कर रहे, ना ही हम यहां पर किसी रसायन का उपयोग कर रहे हैं। तो जो प्राथमिक उपचार है वो क्या होता है, एक भौतिक प्रक्रिया होती है। कैसी प्रक्रिया होती है, भौतिक प्रक्रिया। जबकि द्वितीयक उपचार जो है ये एक जैव रासायनिक या जैविक प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। जो तृतीयक उपचार है ये होता है कि हमारा शुद्ध रूप से रासायनिक उपचार, ठीक है ना। रासायनिक उपचार यहां पर हम काम में लेते हैं। तो ये तो बाद की बात है, हमारे तो ऑप्शन में क्या दे रखा है, प्राथमिक उपचार, तो सीधा सीधा क्या आ जाएगा, एक भौतिक प्रक्रिया है, ठीक है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 34। देखिए यहां पर पूछा रहा है कि पॉपुलेशन इंटरेक्शन इन विच वन ऑर्गेनिज्म गेट्स बेनिफिटेड एंड अदर इज हार्म्ड, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म तो क्या है भाई, बेनिफिटेड है, जबकि दूसरा जो है वो हार्म्ड है, दूसरे जीव की हानि हो रही है, एक को लाभ दूसरे को हानि, ठीक है बेटा। तो अगर हम पैरासिटिज्म की बात करें तो पैरासिटिज्म में बिल्कुल ऐसा ही होता है, एक का यहां पर लाभ होता है और दूसरे की यहां पर क्या होती है, हानि होती है। लेकिन जब आप कमेंसलिज्म की बात करते हैं तो यहां पर दोनों का ही लाभ होता है, तो अपना पहला उत्तर तो नहीं हो सकता। फिर आता है हमारा सेकंड, प्रीडेशन एंड म्यूचुअलिज्म। प्रीडेशन में भी क्या होता है, एक की हानि और दूसरे का लाभ होता है, लेकिन म्यूचुअलिज्म में अगेन क्या हो जाता है, दोनों का ही लाभ होता है, तो हमारा दूसरा उत्तर भी नहीं आ सकता। फिर आता है तीसरा, प्रीडेशन एंड पैरासिटिज्म, और यही है हमारा सही उत्तर, क्योंकि प्रेडेशन में भी क्या है, एक का लाभ दूसरे की हानि, और पैरासिटिज्म में भी क्या है, एक का लाभ दूसरे की हानि, ठीक है बेटा। तो अपना उत्तर आएगा थर्ड, क्योंकि वैसे भी चौथा ऑप्शन क्या दे रखा है, प्रेडेशन मतलब लाभ और हानि, जबकि कमेंसलिज्म मतलब दोनों का ही लाभ। तो हमारा जो उत्तर है यहां पर 34 नंबर जो क्वेश्चन है उसका जो उत्तर आएगा वो आएगा थर्ड। आइए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35। मेजर कंड्यूट ऑफ एनर्जी फ्लो इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम इज, जो स्थलीय पारितंत्र है, स्थलीय पारितंत्र में ऊर्जा प्रवाह का मुख्य माध्यम क्या है, या मुख्य माध्यम कौन सा होता है। देखिए स्थलीय की जब भी बात करेंगे तो स्थलीय के अंदर जो मेन कंड्यूट ऑफ एनर्जी फ्लो है वो है डेट्राइटस फूड चेन, ठीक है। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में स्थलीय की जगह अगर जलीय पारितंत्र आता, क्या आता, जलीय पारितंत्र, तो फिर मेजर कंड्यूट होता क्या बेटा, ग्रेजिंग यानी कि चारण वाला खाद्य श्रृंखला, ग्रेजिंग यानी कि चारण खाद्य श्रृंखला, तब अपना उत्तर ये होता। अभी क्या पूछा गया क्वेश्चन में, स्थलीय, तो स्थलीय में क्या आएगा बेटा, डेट्राइटस, क्योंकि जब आप स्थलीय की बात करते हैं तो यहां पर एक बहुत बड़ा हिस्सा है बायोमास का, जो कि क्या होता है भाई, डिग्रेड होता है और रिसाइकलिंग होता है, मतलब रिसाइकलिंग का मतलब वो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का हिस्सा बनता है। तो डेट्राइटस फूड चेन जो है वो बहुत बड़ा यहां पर रोल प्ले करती है, कहां पर, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। जबकि अगर ये एक्वाटिक इकोसिस्टम होता तो फिर इसका उत्तर क्या होता बेटा, ग्रेजिंग फूड चेन होता। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का सीधा सीधा लाइन है, अच्छा प्रश्न है, ठीक है, याद रखें आप इसको। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है एम्ब्रियो सैक ऑफ एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म के एम्ब्रियो सैक के बारे में पूछा जा रहा है। बोल रहा है कि 3 सिनर्जिड एंड 2 एंटीपोडल सेल होते हैं। सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, एम्ब्रियो सैक को ही देख लेते हैं, उसके बाद पता चल ही जाएगा, ठीक है। हमें मालूम है कि ये एक बहुकेंद्र की संरचना है, जहां पर हम देखते हैं 2 न्यूक्लियस केंद्र में है इस बड़ी कोशिका के, एक यहां पर एग है, 2 बाजू में इसकी लगी हैं सिनर्जिड्स, और 3 है यहां पर एंटीपोडल सेल्स। इनको बोलते हैं हम एंटीपोडल, इसको बोलते हैं हम एग, ये होती है सिनर्जिड, और ये है पोलर न्यूक्लियाई। कुल कोशिकाओं की संख्या है 3 ऊपर 3 नीचे और 1 बीच में आपको दिखाई दे रही है, 7 कोशिकाएं यहां पर है।
जबकि केंद्रकों की संख्या की बात करें तो 3 केंद्रक ऊपर, 3 कोशिकाओं के 3 केंद्रक नीचे और 2 केंद्रक यहां बीच में, यानी कि 8 यहां पर न्यूक्लियस हैं। ठीक है, अब इसे पढ़ते हैं। पहला देखा है हैज 3 सिनर्जिड्स एंड 2 एंटीपोडल सेल्स। 3 सिनर्जिड हैं और 2 एंटीपोडल सेल है। ये क्या हो गया? गलत। एंटीपोडल्स की संख्या कितनी होती है? 3 और सिनर्जिड की संख्या होती है 2। उल्टा लिख दिया, गलत हो गया। ठीक है, हैज 3 सेल्ड एग एपरेटस। 3 सेल एग एग एपरेटस है। देखिए ये जो एग है और जो सिनर्जिड्स हैं, ये दो एग और सिनर्जिड्स, इन दोनों को मिला के बोलते हैं हम क्या? एग एपरेटस। तो अगर आप एग एपरेटस में कुल कोशिकाओं की संख्या देखें तो एग एपरेटस में कुल कोशिकाओं की संख्या कितनी हो चुकी है? 3, क्योंकि एक एग हो गया, 2 सिनर्जिड्स हो गई। अरे 1 + 2 हो गया ना बेटा ये। तो आवृत बीजी पादपों के भ्रूण कोश में 3 कोशिकीय अंड उपकरण है, यानी कि एग एपरेटस 3 सेल का बना हुआ है। ये एक स्टेटमेंट सही है। इज अ 8 सेल्ड एंड 7 न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर, गलत, उल्टा लिख दिया यहां पर भी। हैज 3 एंटीपोडल सेल एट माइक्रोपाइलर एंड, ये तो बिल्कुल ही गलत है। माइक्रोपाइलर एंड पर तो क्या होता है? एग होता है। ये होता है बेटा माइक्रोपाइलर एंड, इधर है ना, ऊपर होता है चलेजल एंड और नीचे है माइक्रोपाइलर एंड। और ये क्या बोल रहे हैं? हैज 3 एंटीपोडल सेल्स एट माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड पर बोल रहे हैं 3 एंटी, ये भी क्या हो गया? स्टेटमेंट गलत। तो यहां से क्लियर हो गया है हमारा जो सेकंड ऑप्शन है वही है सही यहां पर। ठीक है बेटा, अगला यहां पर पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। यहां पर दे रखा है क्या? कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं और उनको पढ़ने के बाद पूछा जा रहा है कि भाई आप इनमें से कौन सा सही है ये बताइए। स्टेटमेंट क्या है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। ओके, सेक्सुअल स्पोर्स आर एंडोजीनियसली प्रोड्यूस्ड। माइसीलियम मतलब कवक यानी कि फंजाई के बारे में बात करें, इज अनब्रांच्ड एंड सेप्टेट। ऑलराइट, सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट इन देम। ओके, रिगार्डिंग मशरूम्स द करेक्ट स्टेटमेंट्स आर। मशरूम्स मतलब आ गया क्या बेटा? बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज एडवांस फंजाई हैं और जो एडवांस फंजाई हैं उनके अंदर सेक्स ऑर्गन्स या लैंगिक अंग अनुपस्थित होते हैं। ये बात हम समझते हैं बहुत अच्छे से, क्योंकि फंजाइज का जो क्लासिफिकेशन है उसका मुख्य आधार ही यही है। ठीक है, कि उसके अंदर रिप्रोडक्शन किस तरह से है। तो वही सीधा सीधा है अपने पास। ये स्टेटमेंट चौथा तो ठीक है ही। आगे पढ़ लेते हैं, बाकी 3 स्टेटमेंट को भी चेक कर लेते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, बिल्कुल ठीक बात है। सेक्सुअल स्पोर्स आर एंडोजीनियसली प्रोड्यूस्ड, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहां पर बेसिडियो स्पोर्स बनते हैं। सेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? बेसिडियो स्पोर्स। और जो बेसिडियो स्पोर्स होते हैं बेटा वो एक्सोजीनियसली बनते हैं, तो गलत स्टेटमेंट है। और तीसरा है माइसीलियम इज अनब्रांच्ड, अनब्रांच्ड नहीं ब्रांच्ड होता है, एंड सेप्टेट, सेप्टेट तो होता है। ये बात तो सही है। तो स्टेटमेंट बी गलत है, सी गलत है, ए ठीक है और डी ठीक है। तो ऐसा कोई ऑप्शन बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 3 ए एंड डी, ए एंड डी। ऑलराइट, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 37। आइए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर 38। Which process is performed in a template dependent manner? टेम्पलेट डिपेंडेंट मैनर में कौन सी प्रोसेस करवाई जा सकती है या की जाती है? ओके, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया टेम्पलेट पर निर्भर तरीके से की जाती है? ठीक है बच्चे, इसे देखते हैं अपन। पहला देखा है टेलिंग ऑफ HNRNA। हमें मालूम है HNRNA क्या होता है भाई? एक हेटेरोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए जिसमें इंट्रॉन एक्सोन दोनों हैं, इंट्रॉन एक्सोन दोनों हैं, ये होता है HNRNA। ये है 5' एंड, ये है 3' एंड, और ये बना दिया हमने HNRNA हैविंग इंट्रॉन्स एंड एक्सोन्स। हमें मालूम है इसके 5' एंड पर कैप लगती है 7 मिथाइल गुआनोसाइन कैप 5', जबकि 3' एंड पर क्या होता है भाई? 3' एंड पर पॉली एडेनिन टेल लगती है, यहां पर पॉली ए टेल। अब ये जो तो ये कैप हो गई, तो ये टेलिंग और कैपिंग जो हुई है, क्या इसके लिए हमें किसी टेम्पलेट की जरूरत नहीं पड़ी? हमने सीधे सीधे HNRNA के ऊपर इसको लगाया है। यस, अरे हाँ या ना?
ठीक है ना, स्प्लाइसिंग भी होगी, इंट्रॉन एक्सॉन अलग अलग होंगे, फिर वो जुड़ेगा, सब प्रोसेस है, स्प्लाइसिंग वाला प्रोसेस। कैपिंग टेलिंग जो प्रोसेस हो रही है वो कहाँ हो रही है, क्या टेम्पलेट डिपेंडेंट है? बिल्कुल नहीं है, ये तो सीधे सीधे एंड पर लगाया जा रहा है। इसका मतलब हमारा ये जो ऑप्शन 1 है ये टेम्पलेट डिपेंडेंट नहीं है बल्कि टेम्पलेट इंडिपेंडेंट है, सेकंड भी टेम्पलेट इंडिपेंडेंट है। फिर आता है तीसरा ऑप्शन, आरएनए पॉलीमराइजेशन बाय अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज। देखिए पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज एंजाइम जो है ये है स्वेरो-ओकोआ एंजाइम, जिसे आपने पढ़ा होगा जब आपने कोडॉन पढ़ा था, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में। ये टेम्पलेट इंडिपेंडेंट तरीके से आरएनए को पॉलीमराइज करता है, आरएनए बनाता है इन सेल फ्री मीडियम। हरगोविंद खुराना वाला आप एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा रिकॉल कीजिए। यस, जहां पर टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में यहां पर कई तरह के आरएनए बनाए गए थे। ठीक है, जब कोडॉन के बारे में अपन एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं वहां, तो ये टेम्पलेट इंडिपेंडेंट होता है। जबकि हमसे पूछा जा रहा है टेम्पलेट डिपेंडेंट बताओ भाई साहब, तो ये भी उत्तर नहीं होगा हमारा। फिर आता है एचएनआरएनए का सिंथेसिस, ये टेम्पलेट डिपेंडेंट है क्योंकि एक डीएनए से ही आरएनए बनता है। यस, यूकैरियोटिक सेल में डीएनए से आरएनए बनेगा तभी तो बनेगा एचएनआरएनए। इसका मतलब हमारा उत्तर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 4। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 39। इफ अ मियोसाइट हैज, मियोसाइट मतलब वो कोशिका जिसके अंदर मियोसिस होने वाला हैज 18 क्रोमोसोम, उसके पास 18 गुणसूत्र हैं। हाउ मैनी बाइवेलेंट्स, बाइवेलेंट यानी कि हिंदी में बोला जाए तो युगली, इसी को आप टेट्राड भी कहते हैं, विल बी फॉर्म ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मियोसिस 1। मियोसिस 1 में कितने यहां पर क्या है, युगली यानी कि बाइवेलेंट्स या टेट्राड्स बनने वाले हैं। तो आप देखिए कि टोटल कितने गुणसूत्र हैं, 18, 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 18। यस और नो, 1 2 3 एंड अप टू 18। 18 टोटल है, दैट मीन्स व्हाट, 9 पेयर है। 9 जोड़े गुणसूत्र बोल दूं या टोटल 18 गुणसूत्र बोल दूं, एक ही बात है। हमें मालूम है क्या होगा भाई, एस फेज में हर एक डीएनए का जब डुप्लीकेशन होगा तो हमारा जो क्रोमोसोम है वो इस तरह से परिवर्तित हो जाएगा। ये सुनो, और बाद में क्या करेंगे, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो पेयरिंग करेंगे और आपस में सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनाकर आपस में क्या करेंगे, ये जुड़ जाएंगे, तब जाके आप इसे एक बाइवेलेंट कहेंगे। यानी कि आप देखिए कितना बन गया, 1, ये कितना बन गया, 2, दूसरा बाइवेलेंट, ऐसे ही तीसरा, ऐसे ही चौथा। यानी कि सीधी सीधी बात क्या है कि अगर 18 क्रोमोसोम्स हैं दैट मीन्स 9 पेयर क्रोमोसोम है, दैट मीन 9 ही यहां पर क्या बनने वाले हैं, मियोसिस 1 में बाइवेलेंट्स बनने वाले हैं। यानी कि फर्स्ट आंसर आएगा इसका, 9 आंसर आएगा इसका। ठीक है बच्चे, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिए। इस तरह क्वेश्चंस अगर आपके पास और हो तो थोड़ा सा उनको प्रैक्टिस जरूर कीजिए। आइए अब हम पढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 40। अगेन यहाँ पर AR टाइप क्वेश्चन है, असर्शन रीजन दे रखे हैं, उन्हें पढ़ते हैं, पता लगाते हैं क्या वो सही है और फिर पता लगाइए कि कारण सही स्पष्टीकरण है या नहीं है। पहले तो हम ये पता करेंगे कि कथन सही है या नहीं है। In the plant cell, the concentration of ions is significantly higher in the vacuole than in the cytoplasm. ये बोल रहे हैं कि पादप कोशिका जो है, प्लांट सेल जो है, में आयनों की सांद्रता कोशिका द्रव्य की तुलना में रसदानी में काफी अधिक होती है। ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है। वैक्यूल में ज्यादा यहां पर आयनिक कंसंट्रेशन है, करेक्ट स्टेटमेंट है, और साइटोप्लाज्म में कम है। ऑलराइट, पहला स्टेटमेंट तो ठीक है। स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं अपन। रसधानी की झिल्ली रसधानी में आयनों के परिवहन को केवल सांद्रता प्रवणता के अनुदिश सुसाध्य बनाती है। दैट मीन द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल, क्लियर है, ऊपर वाले स्टेटमेंट के हिसाब से वैक्यूल में ज्यादा आयन्स हैं। आयनिक कंसंट्रेशन कहां है, वैक्यूल के अंदर। ये बात ध्यान रखें। द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन्स ओनली अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू अ वैक्यूल। अब आप मुझे बताइए कि वैक्यूल के अंदर जब पहले से ही आयनिक कंसंट्रेशन के ज्यादा होने की बात इन्होंने ऊपर करती है, तो आप बोल रहे हो क्या कि वैक्यूल के अंदर ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन ओनली अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इनटू अ वैक्यूल। क्लियर है ये बात? इसका मतलब ये रीजन ही क्या है, गलत दे रखा है। अगर आपको वैक्यूल के अंदर आयन्स भेजने हैं और
तो आप अलोंग द ग्रेडियंट काम नहीं कर रहे हो, बल्कि अगेंस्ट द ग्रेडियंट काम कर रहे हो, ग्रेडियंट के उल्टा काम कर रहे हैं। और ग्रेडियंट के उल्टा जब आप काम करते हैं तो ये कोई फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन नहीं होता है, बल्कि ये क्या होता है, ये एक एक्टिव ट्रांसपोर्ट बन जाता है। क्या बन जाता है बेटा? एक्टिव। यानी कि हमारा जो कारण है ये तो कथन ही गलत हो गया, यहां पर स्टेटमेंट ही गलत हो गया। ये सुनो, तो कथन ए करेक्ट है, जो कारण है वो गलत है। तो थर्ड आंसर आएगा ए सत्य है, आर असत्य है। ठीक है, ये भी एक और अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो दे रखा है, ये दे रखा है क्या भाई, एक डीएनए है और उस डीएनए में क्वेश्चन पढ़ देता हूं। डीएनए इन द न्यूक्लियस ऑफ अ टिपिकल मैमेलियन सेल कंटेन्स 6.6 into 10⁻⁹ बेस पेयर्स। हाउ मेनी न्यूक्लियोसोम्स इन द क्रोमैटिन आर पॉसिबल। एक न्यूक्लियोसोम के अंदर हमें मालूम है, ठीक है, थोड़ा सा इसे समझ लेते कि न्यूक्लियोसोम है क्या। आपने देखा है हिस्टोन प्रोटीन का ऑक्टामर रहता है, यस, H2A, H2B, H3 and H4 दो मॉलिक्यूल, इस तरह से एक ऑक्टामर बनता है और उसके ऊपर हम डीएनए को रैप कर देते हैं। कुछ इस प्रकार से टर्न लेता हुआ डीएनए आता है। ये बात आपको याद आ गई होगी, ये सुनो, और ये ऐसे जाता है, यस, ये एक यहां पर न्यूक्लियोसोम बना। जब आप इस डीएनए जो इसके ऊपर लपेटा गया है इसकी बात करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली 1.6 टर्न होता है। कितना होता है? लगभग 1.6 टर्न, यानी कि 1.6 घुमाव। यानी कि एक पूरी बार घुमाया है और एक और घुमाया और आधे से थोड़ा ज्यादा करके फिर निकल गया, इसे बोलते हैं 1.6 टर्न। जब आप इस पूरे डीएनए की बात करते हैं जो इसके ऊपर रैप्ड है, इसमें लगभग 200 बेस पेयर होते हैं। अब देखिए क्या दिया गया है, डीएनए के अंदर कुल दे रखे हैं 6.6 × 10⁹ बेस पेयर दे रखे हैं। हमें मालूम है कि एक न्यूक्लियोसोम के ऊपर जो टर्न है डीएनए का, उसके अंदर लगभग 200 यहां पर बेस पेयर है। कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे इसका 200 से हमें क्या करना है, इसे डिवाइड कर देना है और हमें हमारा उत्तर जो है मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, तो ये आएगा कितना, ये 2 0 है, ऊपर 9 है, तो मतलब 10⁻⁷ आने वाला है। और 2 से अगर अपन 6.6 को डिवाइड करते हैं तो आता है क्या, 3.3। तो अपना उत्तर आएगा 3.3 × 10⁻⁷। आंसर इज फर्स्ट। अगेन अ सिंपल बट अ कंसेप्चुअल क्वेश्चन। अगर आपको पता होगा कि भाई जो डीएनए है जो न्यूक्लियोसोम के ऊपर है यहाँ पर, उसमें 200 बेस पेयर हैं, तभी आप इसे कर पाओगे, वरना ये क्वेश्चन अनटच्ड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। लॉडिक्यूल्स आर फाउंड इन मेंबर्स ऑफ। ठीक है, देखिए अभी जो हाल ही में एनसीईआरटी के अंदर तो नहीं है ये, क्योंकि ये नीट के सिलेबस जो दिया गया है, एनटीए ने जो रिलीज किया, वहां कुछ नई फैमिलीज को ऐड किया गया है, राइट। ये क्वेश्चन जानबूझ के यहां डाला गया है और ये इसीलिए डाला गया है जिससे कि आप नई चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखें। एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी के बियॉन्ड है, बाहर है। फैमिली का नाम है बेटा क्या, पोएसी फैमिली, और पोएसी फैमिली का ही पुराना नाम क्या है, ग्रैमिनी फैमिली। ठीक है ना, ग्रैमिनी फैमिली के अंदर क्या है बच्चे, पोएसी फैमिली जो है, इसके अंदर ही आपको लॉडिक्यूल्स देखने को मिलते हैं। लॉडिक्यूल्स मॉडिफाइड पेरियंथ है, जो परिदल आपने सुना है ना, परिदल, ये मॉडिफाइड परिदल है, मॉडिफाइड पेरियंथ है लॉडिक्यूल्स, और ये आपको स्पेसिफिकली पोएसी फैमिली में ही देखने को मिलते हैं। अगेन सीधे याद करने वाला, मेमोराइज करने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 43। क्वेश्चन दे रखा है, हु परफॉर्म सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स दैट रिवील्ड एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स। निम्न में से किसने कई प्रयोगों द्वारा हरे पादपों की वृद्धि में वायु की आवश्यक भूमिका का पता लगाया। ऑल राइट, यहां पर 4 साइंटिस्ट के नाम दे रखे हैं। ठीक है बच्चे, पहला है कॉर्नेलियस वैन नील, दूसरा है जैन इंगेनहाउस, तीसरा है जूलियस वॉन साइट और चौथा है जोसेफ प्रीस्टले। जोसेफ प्रीस्टले का नाम आप जानते हैं, उनके बेलजार एक्सपेरिमेंट के लिए ये फेमस है और इन्होंने ही यहां पर क्या है, एयर के एसेंशियल रोल को बताया प्लांट के ग्रोथ के लिए। तो इस क्वेश्चन का सीधा आंसर क्या आ जाएगा, क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 4। ठीक है बच्चे, सिंपल क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है 44। इन मेंडेलियन डायहाइब्रिड क्रॉस फॉर सीड शेप एंड सीड कलर द रेशियो अमंग्स जीनोटाइप्स आर स्मॉल आर
कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, एंड ये जो सारे दे रखे हैं आर आर वाई वाई, आर आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, इन F2 जनरेशन क्या होगा? तो हमें एक छोटा सा क्रॉस कर लेते हैं। किसके लिए दे रखा है भाई? ये डायहाइब्रिड क्रॉस करवाना चाहते हैं, किसके लिए? सीड शेप और सीड कलर। तो सीड शेप हो गया ये और सीड कलर हो गया ये, और हमें इसका डायहाइब्रिड क्रॉस इस तरह से करवाना है। क्योंकि ये F1 जनरेशन की प्रोजेनी है, हम यहाँ पे सेल्फिंग करवाना चाहते हैं, तो हम हाइब्रिड का क्रॉस करवा देंगे। ठीक है बच्चे, जो F1 प्रोजेनी है उसका क्रॉस करवा देंगे। तो ये बोल रहा है कि इस तरह के क्रॉस से ये वाला प्रोजेनी, ये वाला प्रोजेनी, ये और ये प्रोजेनी किस रेशियो में बनेंगे, ये पूछ रहे हैं। याद रखेंगे, मैंने क्लासेस में कई बार बताया है, आपको भी आपके सर्स ने पढ़ाया होगा कि जो डायहाइब्रिड क्रॉस है उन्हें हम क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या 2 इंडिपेंडेंट मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह कंसीडर कर लें। कैसे, क्या मतलब है इसका? देखिए, जैसे ये आर आर वाई वाई और आर आर वाई है, तो इसमें से आप क्या करें, ये क्रॉस ले लें अलग, ठीक है, और ऐसे ही ये वाई वाई वाला क्रॉस है उसको ले लें अलग। सिंपल छोटी सी ट्रिक है ये, ठीक है। अब जब आप इनका क्रॉस कराते हैं तो प्रोजेनी क्या बनते हैं बेटा? आर आर, आर आर एंड आर आर, करेक्ट। ये बनते हैं क्या? 1/4, ये बनते हैं 2/4, ये बनते हैं 1/4। ठीक है बच्चे, 1:2:1 के रेशियो में आता है, ये आपको मालूम है, सिंपल मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। तो सेम उसी तरह से इसके भी क्या बनेंगे? वाई वाई हेटेरोजाइगस और ये होमोजाइगस रिसेसिव, ये भी क्या बनेंगे? 1/4, 2/4 एंड अगेन 1/4। अब आप देखिए, आपसे पूछा क्या जा रहा है? आपसे पूछा जा रहा है कि भाई आप बताइए कि आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ये जो है ये कितने बनेंगे? तो आप क्या करें, क्या पूछा जा रहा है भाई? आर आर वाई वाई पूछ रहे हैं ना, तो आर आर कितने बनते हैं? 2/4, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई बनते हैं कितने? 2/4। तो आप 2/4 इंटू 2/4 करेंगे तो आएगा क्या? 4/16। ऐसे ही दूसरा क्या पूछा जा रहा है आपसे? स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल स्मॉल वाई, तो स्मॉल आर मतलब ये 1/4, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई कितने बनते हैं? 2/4, तो ये कितना हो जाएगा? 2/16। तीसरा पूछा जा रहा है क्या? कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल वाई, तो ये अगेन क्या बनेगा? 2/4 इंटू 1/4, अगेन क्या आएगा? 2/16। और लास्ट पूछा रहा है क्या? स्मॉल आर स्मॉल वाई, तो ये क्या बनेगा बेटा? 1/4 इंटू 1/4 रिजल्टिंग 1/16। तो अगर अपन रेशियो देखें तो क्या आएगा? 4:2:1, 4:2:1 आंसर आएगा अपना पहला 4:2:1। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, इस तरह के सवालों की आप प्रैक्टिस जरूर करें। यस, अच्छा प्रश्न है। आइए अब पढ़ते हैं अपना लास्ट प्रश्न। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नीले हरे शैवाल में पाए जाने वाली अंतर्विष्ट काय है? Which among the following are inclusion body in blue green algae? याद रखेंगे, एल्गी पढ़कर कंफ्यूज ना हो, ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, दैट मीन्स ये क्या है? साइनोबैक्टीरिया। क्या है ये? साइनोबैक्टीरिया मतलब कौन हो गए भाई? प्रोकैरियोटिक सेल्स, मोनेरा हो गया। और प्रोकैरियोटिक सेल में ना तो सेंट्रियोल मिलता है, ना माइक्रोट्यूब्यूल मिलते हैं, यस, और ना ही कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो हमारे पास क्या बचा भाई? ओनली गैस वैक्यूल। तो अपना उत्तर आएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। और इसी के साथ आज का जो ब्रह्मास्त्र सीरीज है ये हम यहाँ पर समाप्त करेंगे, फिनिश करेंगे। सारे क्वेश्चंस रिलेवेंट हैं, आपकी एनसीईआरटी से रिलेटेड है। एक क्वेश्चन आपने देखा था वो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन वो आपके एनटीए के सिलेबस में है। याद रखिए, वो लॉडिक्यूल्स वाला जो क्वेश्चन था ना, पोएसी फैमिली जिसका आंसर था। तो इस तरह से हम काफ़ी रिलेवेंट और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पर प्रैक्टिस किए हैं, और इन क्वेश्चंस की हेल्प से आप रिवाइज कर सकते हैं और आपकी थ्योरी को पॉलिश कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक्स।